तो ये गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। गाइस आज भी हम लोग एक बड़ा एपिसोड बनाने वाले हैं, तो देखेंगे इसमें भी कैसा व्यूज आता है। तो चलिए एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के एंड में आप लोग देखा था, जियाफन जब अपने पापा के साथ बात करता है उस हजारों फूलों वाली गली को लेकर, तो वो वही पर कहता है कि इतनी ज्यादा लगे हो कि शू फैमिली का हेड मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसा इसलिए कर रहा है मैंने उन लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर सॉल्व करने में मैं उन लोगों को मदद किया था, तो इसलिए वो लोग मेरे साथ ऐसा किया। जियाफन मनी मन सोचने लगते कि अगर मैं पापा को असली बात बताऊं तो पापा बहुत ही ज्यादा वर्ड फील करेगा, लेकिन मुझे उसको सच्चाई तो बताना ही पड़ेगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जियोफन सोचता है कि ऐसा नहीं कि मैं अपने पापा को विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अगर उन्हें सच बता दूं तो वो बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकते हैं इस सब कुछ लेकर। तो उसके बाद जियोफन की पापा जियोफन को देखकर कहता है कि तो अच्छा, तो तुम्हें ये ओल्ड सू ने तुम्हें मदद किया था तो इसलिए ऐसा कुछ हुआ। अगर ऐसा है तो तुम उन लोगों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और उन लोगों का एहसान चुकाना चाहिए। तो उसके बाद जियोफन अपने पापा से कहते हैं कि डैड, एक जॉब वो चीज है जो मैं आपको बहुत समय से पूछना चाहता हूँ, मेरी माँ के बारे में। मेरी माँ है कहाँ? सोचने लगता है कि मेरे पिछले जीवन में मेरे माँ ने घर छोड़ दी थी और जब मेरा पिता का मौत हो गया तो वो उसने अपनी चेहरा कभी भी नहीं दिखाया है और मेरे माँ के बारे में डैड ने कभी भी मुझे नहीं बताया था। यहाँ तक कि हमारे घर में मेरी माँ की एक फोटो भी नहीं है ताकि हम लोग उसे ना फिर से याद करें। मुझे अभी भी धुंधली याद है कि वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि तब मैं सिर्फ 4 या 5 साल का था, इसलिए मैं केवल सिर्फ थोड़ा सा ही याद कर सकता हूँ। 20 साल हो गया है, मैं अभी भी उनसे अभी भी तक नहीं मिला हूँ। इधर उसकी डैड उसकी मॉम की बात सुनते रोने लगती, तो ये देखकर जियोफन सोचने लगता है कि पापा रो रहा है। हालांकि मेरा डैड ऊपर से बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है और सच में जो काइंड हार्टेड है भी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सख्त आदमी है। मेरा पिछले जीवन में पापा को कभी भी रोने के लिए नहीं देखा, वो सचमुच बहुत ही ज्यादा सख्त आदमी है। लेकिन जब भी मैंने इस बार मॉम के बारे में बात की तो इस बार वो रो दी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पिता को चोट पहुंचाने के माँ की कोई गलती हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि इस मैटर के पीछे बहुत कांड हुआ है। उस साल हमारी फैमिली में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम हुआ ही होगा जरूर, इसी वजह से माँ को फोर्स किया गया है कि पापा को छोड़ने के लिए। जियोफन को मनी मन बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और क्या सोचता है कि अभी मुझे ढूंढना ही होगा कि इस कहानी के पीछे है कौन। कोई भी मैटर नहीं करता है कि वो पर्सन चाहे कौन हो, उन लोगों ने हिम्मत की हमारी फैमिली को तोड़ने की। अब मैं उसे ढूंढकर हेवनली वेनरेबल का स्वाद चखाऊंगा। उसके बाद जियोफन का पापा कहते हैं कि जियोफन, अभी मैं तुम्हारे माँ के बारे में क्लियरली डिटेल्स में नहीं बता सकती हूँ। तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा वीक हो। अगर तुम लापरवाही से उसे ढूंढने के लिए गए तो तुम उसे तो मार डालोगे और तुम खुद को भी वहाँ पर इन्वॉल्व कर डालोगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ कि तुम्हारी माँ इस फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करता है और सबसे कीमती चीज तुम ही हो, तुम्हारी माँ का। उसने हम लोगों को छोड़ दिया क्योंकि हम लोगों को वो बचाना चाहती है। और फिर जियोफन से कहते कि देखो अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया, अभी मुझे मेरा होटल पर वापस आना चाहिए। अभी जियोफन कहते कि डैड, आप उस होटल पर उस जगह पर वापस क्यों जाना चाहते? आप नहीं देख पा रहे कि मैं आपके लिए यहाँ पर? तो तभी जियोफन का पापा कहते कि देखो जियोफन, मैं जानता हूँ कि तुम इस हजारों फूलों वाली गली का ऑनर और तुम बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत की हो इस पैसों को कमाने के लिए, लेकिन अभी भी मैं एक गरीब लाइफस्टाइल जीता हूँ। सो अगर मैं इस 5 स्टार होटल पर रहूंगा तो मैं कंफर्टेबल नहीं फील करूंगा। इससे बेहतर कंफर्टेबल मुझे उस चीप होटल पर ही मिलेगा। तो उसके पापा जब वहाँ से चले जाते हैं तो जियोफन सोच लगती है कि मेरे पिछले जीवन में मैं हुड वॉल शोंग के साथ रिलेशन पे इतना गहरा में चले गया था कि उसी वजह से मैं तो अपने खुद को डुबाई, अपने साथ साथ पापा को भी यहाँ पर घसीट कर लाया और उसी वजह से मेरा पापा ने किसी हाथ को भी मारा गया और मैं भी जेल चला गया। लेकिन इस जीवन में मैं अपनी जान देकर अपने पिता को प्रोटेक्ट करूंगा और उसको शांतिपूर्ण जीवन यापन करने के लिए दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं, हमें और एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर एक व्यक्ति का फोन में शाओकुन मैसेज करता है कि यंग मास्टर सॉन्ग, आपको मेरा बदला लेना ही होगा। मैं ये चाहता हूँ कि जियोफन मौत से भी सारा बुरा लाइफ जिए। तो तभी वो आदमी कहते हैं कि देखो शाओकुन, अभी थोड़ा सा रिलैक्स लो, अभी मेरा बाहर आने का समय नहीं हुआ है, प्लीज जियोफन को और कुछ समय नाचने दो। देखो उस बच्चे ने जिंग सीट का शीतू कुंग सीट मास्टर का अपमान किया है, उसके साथ खिलबड़ करने की हिम्मत की है, तो हमें हमारे हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है। शीतू कुंग के लोग उस बच्चे से डील कर लेगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे सफर नहीं करने दे सकता हूँ। तुम बहुत सालों से मेरे लिए काम कर रहे हो, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो, तो इसलिए मैं ली जियोफन को सबक सिखाने के लिए किसी को ढूंढूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, एक आदमी कहता है कि हम 2 दिन से उस बुरे आदमी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है उसके साथ डील करने के लिए। तो तभी शाओकुन का फादर कहते हैं कि यंग शाओकुन अभी अस्पताल में सफर कर रहा है और यंग मास्टर सॉन्ग ने हमें ऑर्डर दिया है कि इस बूढ़े को सबक सिखाने के लिए। तो तभी और एक आदमी कहते हैं कि बॉस, हमारा टारगेट हमारे शहर के मैच चल रहा है। तभी ये सुनते शाओकुन का फादर कहते तो अभी एक शानदार शो के लिए तैयार हो जाओ। वहीं पर हम लोगों को यंग पे और जियोफन के पापा को दिखाया जाता है। तो वहीं पर यंग पे कहती है कि अंकल ये हमारी चुजू की ओल्ड सिटी है, अंकल अब इस जगह पर थोड़ा सा घूमिए, मैं थोड़ा सा टॉयलेट होकर आता हूँ, मैं जल्दी वापस लौटूंगी। तो तभी ये सुनते जियोफन के पापा कहते कि ठीक है तुम जाओ,
मैं इधर उधर घूमता हूँ थोड़ा। तो उसके बाद जियोफन के पापा एक शॉप पर चले जाता है, वहाँ पर जाते एक मिट्टी का चीज देखता है और देखकर सोचने लगता है कि पता नहीं ये जियोफन को पसंद आएगा या या नहीं। तो तभी वहाँ पर एक लड़का जानबूझकर जियोफन के पापा को धक्का मारता है और कहता है कि हे ओल्ड मैन, तुम मेरे रास्ते को ब्लॉक कर रहे हो, और फिर जियोफन के पापा को जानबूझकर लात मारकर नीचे फेंक कर देता है। लेकिन फिर भी जियोफन के पापा माफी मांगने लगता है और कहते हैं कि आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। तभी वो लड़का कहते हैं कि ए ओल्ड मैन, आपने हमारा ये कीमती मिट्टी की चीज को तोड़ दिया है, तो इसीलिए आपको अभी मुआवजा देना पड़ेगा, जल्दी करिए और पैसा अपने जेब से बाहर निकालिए। तो ये देखकर बाकी सारे लोग कहने लगते कि हे इसने तो ये जानबूझकर किया है ये लड़का। तो और एक लड़की कहती कि हे तुम यहाँ पर बात मत करो, ये हमारा बिजनेस नहीं है, उन लोगों का सामान ले दो। और कुछ लोग कहने लगते कि हे बी केयरफुल, कुछ भी बात यहाँ पर मत करो कि अदरवाइज नहीं तो मास्टर लियू हम लोगों को मार डालेगा। वो लड़के जियोफन की पापा की कॉलर पकड़ लेते हैं। तो जियोफन की पापा कहता है कि आई एम वेरी सॉरी, क्या तुम बता सकते हो कि इसका कीमत क्या है? मैं तुम्हें कॉम्पेंसेशन देने के लिए राजी हूँ। और फिर जियोफन की पापा मन मन सोच लेते कि इस तरह के फूलदानी का कीमत 100 यून से ज्यादा नहीं होगा। तो तभी वो लड़का 5 मिलियन कहता है और इस सुनते जियोफन के पापा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि 5 मिलियन। फिर वो लड़का जियोफन के पापा की गला दबोचने लगता है और कहते कि हे बुढ़ा, क्या तुमने नहीं सुना 5 मिलियन? और उसके बाद जियोफन के पापा को एक धक्का देकर कहते कि हे बूढ़ा आदमी, जल्दी कीजिए और मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। तभी जियोफन के पापा कहते कि सर देखिए मेरे पास इतना सारा पैसा नहीं है, क्या आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं? मैं हर कोई देखा था कि तुमने मेरे साथ टकराया था, क्या तुमने देखा? और ये सुनते वहाँ के लोग भागने लगते हैं और कहने लगते कि शिट, मैं इस चीज पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मैं प्रॉब्लम पर नहीं फंसना चाहता हूँ। तभी वो लड़का यानी कि लियू कहता है कि ए ओल्ड मैन, यहाँ पर मेरे साथ मिसबिहेव करने की किसी का भी हिम्मत नहीं है, तो मेरा फूलदान तोड़ने के लिए अभी मुझे मुआवजा दो, नहीं तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर और भी कुछ गुंडे चले आता है। जियोफन के पापा कहने लगे देखिए मेरे पास इतना सारा पैसा नहीं है। और उसके बाद जियोफन के पापा सोचने लगते कि मैंने 1 मिलियन पैसा सेविंग्स करके बचाया है, वो भी जियोफन की शादी के लिए। मुझे इन सारे पैसों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, भले ही क्यों ना मैं मर जाऊँ। जियोफन पे पापा कहते कि क्या 50,000 यून्स इनफ हो जाएगा? तभी वो लियो कहते कि 50,000 यून्स? तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक चीप स्कैमर हूँ? तो अगर आप मेरे साथ ऐसे बार्गेनिंग करना चाहते हैं तो ठीक है, 1 मिलियन। उसके बाद जियोफन के पापा सोचने लगता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर वार करने में नहीं बाहर निकलता आज, और ऐसे स्कैमर के साथ टक्कर खा गया, और अभी मैं अपनी बेटों को भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर दूंगा इस प्रॉब्लम पर। तो उसके बाद जियोफन के पापा फिर से कहते हैं सचमुच मेरे पास इतना सारा पैसा नहीं है सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो ये सुनते वो लियो कहते कि तुम्हें जाना दो, तुम्हें क्या लगा कि इस मैटर इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा? अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर बुला सकते हो और उनके पास से पैसा ले सकते हो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ। तो ये कहकर बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा हंसने लगता है। अभी वहाँ पर उन सभी लोगों को बीच में यंग पे चले जाते आते कहते कि हे रुको, और वो इसी तरफ देखकर सोच लगते कि अंकल इस कैमर के चंपे जंगल में फंस गया है। यंग पे कहती कि हे उन्हें जाने दो, तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम दिन के उजाले में इस जगह पर स्कैम कर रहे हो। अभी ये सुनते वो लियो कहते कि हे तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे आई? क्या तुम्हें कानून से डर नहीं लगती है? देखो तुम्हें इस दूसरों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम इस ओल्ड मैन को सेव करना चाहता हो यानी कि बचाना चाहते हो तो मुझे 1 मिलियन दे दो। अगर तुम कॉम्पेंसेट के रूप में हमें 1 मिलियन देते थे तो हम लोग तुम्हें जाने देंगे। और ये पी को देखकर उसके दिल एकदम गर्डन जैसा हो जाता है और सोच लगती कि ऐसे खूबसूरत लड़की मैं कभी भी नहीं देखा, इस टाइम में पहली बार देख रहा हूँ। तो तभी साथ ही साथ यंग भाई एक चेक काट कर उसे दे देती है और कहते कि तुम उसे अभी छोड़ दो। बिल वो लड़का ये चेक देखती फटाक से वो ले लेता है और फिर कहता है कि तुम केयरलेसली एक कागज पर 1 मिलियन लिख दिया तो क्या ये डन हो गया? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चेक असली है या नकली? मुझे रियल कैश चाहिए। और वैसे भी ये बुरे आदमी का प्रॉब्लम है, अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट मुझे 2 मिलियन नहीं 3 मिलियन दे। तभी यंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि देखो इतना लालची मत बनो, अभी इस समय 1 मिलियन लो और इस जगह से दफा हो जाओ, नहीं तो जो परिणाम होगा वो तुम्हें हैंडल नहीं कर पाओगे। फिर मन सोचने लगती कि डैम, मैंने सोची थी कि मैं अंकल लियो के साथ थोड़ा सा टहलने जाऊंगी तो मैं इसीलिए बॉडीगार्ड मेरे साथ नहीं लाई। अगर वो बॉडीगार्ड मेरे साथ आ जाता है तो इन करों को मचल देता। तभी ये सुनती वो लियो हंस कर कहते कि ओह अच्छा खूबसूरत लड़की, मैं भी ये देखना चाहती हूँ। देखो ऑनेस्टली मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि अगर तुम लोग मुझे 3 मिलियन नहीं देते हो तो तुम लोग इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते हो। और फिर उन दोनों को धक्का देकर कहते कि हे ओल्ड मैन, अगर आप लोग आपके पास पैसा नहीं है या से बाहर जाने के लिए तो हम लोगों को फॉलो कीजिए। और फिर कहते हैं कि अगर तुम लोगों के रिश्तेदारों को कहो यहाँ पर 3 मिलियन लेकर आए, अदरवाइज इस जगह से जाने के लिए भूल जाओ। और उसके बाद वो लड़का मन सोच लेते कि मास्टर लियो ने हमें कमांड दिया था कि इस भुट्टे के साथ थोड़ा सा ट्रिक करके इस फूलदानी को तोड़ने का, तो उसके बाद हम लोग इस बूढ़े को सबक सिखा पाएंगे। सबसे पहले हमें उन लोगों का सबरा पैसा लूटना होगा, उसके बाद उन लोग के पैर तोड़कर स्ट्रीट पर फेंक देना होगा। किसने कहा कि उसके बेटे ने यान शाओगुन को इंजोर किया है और योंग मास्टर सॉन्ग को भी। हालांकि मुझे पता नहीं कि ये सुंदर से लड़की कौन है, लेकिन अगर वो उनसे मदद करने की कोशिश की तो वो भी प्रॉब्लम में पड़ जाएगी। जियोफिन की पापा यंग पे को कहता है कि लिटिल गर्ल आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम में घसीट रहा हूँ। तो तभी वैंग पे कहती है कि अंकल आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जियोफिन को फोन कर दिया, वो जल्दी यहाँ पर आकर हम लोगों को बचा लेगी, आप सिर्फ तब तक इंतजार करें, उसके बाद वो इन
इन लोगों को सजा दे देगा। तो ये सुनते वो लड़का कहने लगे ओ हमें सजा देगा, ओ मैं सचमुच देखना चाहता हूँ वो उस पर्सन को जिसके पास ये एबिलिटी है कि हमारे शहर में आके मुझे वो पनिशमेंट देगा। तो उसके बाद वो लड़का मास्टर लियो को फोन करता है और फोन कर कहता है कि मास्टर लियो हमने इस बुरे आदमी को पकड़ लिया है, आप आके यहाँ पर देख लीजिए। और तभी उनमें से एक बंदे को कोई खींच लेता है पीछे से। तो ये देख कर वो लड़का बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ए वो खा गया, ये कौन है इधर। तो तभी और एक लड़का बॉस वो हमारे साथ क्लियरली यही पर था, वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। तो तभी अचानक से उस बंदे को भी कोई खींच लेता है और बंदा चिल्लाने लगता है कि ब्रदर प्लीज मुझे बचा लो। और ये देखकर वो लड़का कहते हैं कि यहाँ पर कौन है, वो बहुत ज्यादा डर के मारे कांप रहा होता है। और फिर वो जो लोग चिल्लाने लगते हैं मेरा आदमी लोग कहाँ गया, मैं क्यों नहीं देख पा रहे हो, तुम लोग क्या मुझे सुन पा रहे हो, बात करो मुझसे। तो तभी वहाँ पर छोटा डेमन चले आती कहती है कि अंकल आप किसे ढूंढ रहे हैं। तो तभी वो लड़के कहती कि हे छोटे लड़की तुमने मुझे ऑलमोस्ट डरा दी थी, तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो, मुझे ये मत बताना कि ये घोंसले ट्रिक को तुमने इस्तेमाल किया है। वे छोटा डेमन नाटक करने लगती है और कहती कि अंकल आप मुझे ऐसे बात कैसे कह सकते हैं, मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, ऐसे खराब बकवास चीज मैं कैसे कर सकती हूँ। तो तभी अचानक से वो छोटी सी डेमन अपनी असली चेहरा बाहर निकाल देती है और हंसकर उसे जोर कर मारता है और मारकर कहती है कि मैं तुम्हें नरक भेज दूंगी। वो लड़का मार खाते भूत भूत करके चिल्लाने लगता है कि यहाँ पर एक भूत है और वो वहां से भूत भूत कर कहकर भागने लगते थे। तभी वहां पर अचानक से जियोफन का एंट्री हो जाता है और जियोफन आते उसे जोर का लात मारता है और मार खाने के बावजूद भी वो कहने लगते कि हे मुझे कौन मारना चाहता है। और तभी जियोफन उसकी गला पकड़ लेता है और कहता है कि तू बहुत ही स्मार्ट है और तेरा इतना हिम्मत कि तू मेरे पापा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश भी की। और ये वो लड़का कहने लगती है कभी नहीं तू कोई ना कोई तो ट्रिक का इस्तेमाल कर ही रहा है। तो फिर वो लड़का कहती है तू मेरा हमारे इस ओल्ड सिटी में आके इतना अहंकारी हो रहा है, मास्टर लियो तुझे डेफिनेटली नहीं छोड़ेगा, तू जरूर से जरूर मरने वाला है। और ये सुनते फिर से जियोफन उसे जमीन पर पटक देता है जोर से। तो तभी जियोफन कहता है कि तुम दूसरे को स्कैम करने के लिए एक्सपर्ट हो, इस बार मैं तुम्हारे जबड़े को तोड़ दूंगा तो देखता हूँ कि बाद में तुम कैसे स्कैम करते हो। तभी वहाँ पर मास्टर लियो चले आता हाथी कहते कि रुक जाओ अभी ये सब करना बंद कर दो। और इधर वो लड़का चिल्लाने लगते कि मास्टर लियो प्लीज मुझे बचा लीजिए। तो फिर मास्टर लियो गुस्सा दिखाता हुआ जियोफन को कहते कि हे छोटा बच्चा क्या मैं तुझे नहीं कहा था कि तू रुक जा, तेरा इतना हिम्मत कि तू मेरे सामने ही मेरे आदमी को मार रहा है, सचमुच तू डरता नहीं है। तो तभी जियोफन भी जवाब देता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तू कौन है, तेरा इतना हिम्मत कि तू मुझे कमेंट देने की हिम्मत करता है। तो ये सुनते वो मास्टर लियो भी कहते कि ओ अच्छा तो मैं कौन हूँ। तो छोटा बच्चे मैं तुझे बता देता हूँ कि मैं ये हेवनली ब्लेसिंग स्टोर का मास्टर हूँ और इस टाउन में किसी का भी हिम्मत नहीं है कि मुझे चैलेंज करे। बाहर से कुछ लड़का ये देखकर सोच कहने लगते कि शेट ये तो असली मास्टर लियो है, वो इस चूचू में एक बड़ा अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर है। लास्ट मंथ एक गुंडे ने मास्टर लियो को इंसल्ट करने की हिम्मत और मास्टर लियो ने उसके साथ एक कार एक्सीडेंट करवाया और उसका पूरा फैमिली वहां पर मारा गया। तो उसके बाद मास्टर लियो फिर से कहते कि देखो पहले तो तुम्हारा पापा इधर आए और फिर हमारा फूलदान को तोड़ दिया और फिर तुम यहाँ पर आगे हमारी आदमियों को मारा है, तो इसलिए तुम्हें तो भुगतान करना ही पड़ेगा। आज इस ओल्ड टाउन में अगर तू 3 मिलियन हैंडवर्ड नहीं करता है तो तू आज इस जगह से नहीं जा सकता है। तो ये सुनते ही जियोफन कहते कि देखो ये मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो गया कि तुम इस जगह की मास्टर हो, मुझे 100 मिलियन दे दो मेरे पापा की मुआवजे के रूप में, उसके बाद मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, अदरवाइज तुम परिणाम नहीं जानते हो कि क्या होगा। फिर जियोफन मनी मन सोच लगती कि तूने मेरे पापा के साथ ऐसे करने की हिम्मत की, तू और नहीं बच। जियोफन की ये बात सुन के मास्टर लियो बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता और कहते कि ये लड़का क्या तू पागल हो गया है, इससे पहले कोई भी इस जगह पर मेरे साथ ऐसे बात करने की हिम्मत भी नहीं की है, अगर तू ऐसी तरह से मरना चाहता है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। वहाँ पर और भी सारे गुंडे चले आता है, आते ही वो मास्टर लियो फिर से कहते हैं कि मैं तुझे और एक लास्ट चांस देता हूँ, अगर किसी के साथ भी तेरा कनेक्शन है तो उसे कॉल कर ले, अगर तू ऐसे नहीं करता है तो तेरे पास और कोई भी मौका नहीं होगा इस जगह से भागने के लिए। तो ये सुनकर जियोफन भी कहते कि ओ अच्छा अगर तुम भी धीरे धीरे गेम खेलना चाहते हो यानी कि सोलो स्लो गेम खेलना चाहते हो तो मैं भी खेलूंगा और इन सारे चूजों के सामने लोगों के सामने तुझे मार डालूंगा। तो उसके बाद मास्टर लियो फिर से कहते कि हे छोटे बच्चे कोई भी मैटर नहीं करते कि तू इस जगह पर किसको बुलाया है, ये मत सोचना कि वो तुम्हें यहाँ पर आके बचा सकता है, बेसिकली तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम किस व्यक्ति के साथ फाइट कर रहे हो। तभी जियोफन कहते हो कि देखो ये बात मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि तुम सचमुच नहीं जानते हो कि तुम किसके साथ भिड़ रहे हो। तो उसके बाद जियोफन किसी को फोन करता है, उसके बाद मास्टर लियो फिर से कहते कि ओ ऑलराइट ठीक है मैं भी देखूंगा कि तुम इस जगह पर कौन सी पर्सन को बुलाए हो। इस सारे गुंडे लोगों को कहने लगते कि इस छोटे बच्चे को थोड़ा सा सबक सिखा गया। और तभी वहाँ पर अचानक से ब्रदर डियो चले आता है, ब्रदर डियो आते ही कहते कि इस जगह पर कौन परेशानी खड़ा कर रहा है। मास्टर लियो उसे देखते कहने लगते कि ब्रदर डियो क्या आप यहाँ पर एंटीट्यूड आने लेने के लिए आए हैं, आप मुझे कॉल करके बता सकते थे, मैं अपनी लोगों को आपके पास भेज देता, आपको मेरी छोटे से स्टोर पर आने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ता। अभी वो मास्टर डियो सीधा जियोफन के सामने चले जाता है और कहता है कि मास्टर डी मैं यहाँ पर आपकी ऑर्डर्स को रिसीव करने के लिए आया हूँ। तो तभी जियोफन कहते हैं कि हे डियो देखो इस कमीने ने मेरे पापा के साथ स्कैम करने की कोशिश की और मेरे पापा को धमकाने की भी हिम्मत की, अब तुम ही बताओ मैं इन लोगों के साथ क्या करूँ। सुनते मास्टर डी सोचने लगते कि शिट अभी मिस्टर ली बहुत ही ज्यादा
ज्यादा एंग्री है। अगर मैं इस प्रॉब्लम को स्मूथली सॉल्व नहीं किया तो उसकी क्रोध को कोई भी संभाल नहीं पाएगा। और इधर मिस्टर लियो कहने लगते कि हे ब्रदर डियो, और तभी डियो उसे जाकर एक जोर का थप्पड़ मारता और कहता है कि मैं यहाँ पर तेरा चीज खरीदने के लिए नहीं आया हूँ। तो बहुत ज्यादा बहादुर है ना, तू इस मिस्टर ली को इंसल्ट करने की हिम्मत भी की है। ऐसा लगता है कि तू और चीना नहीं चाहता है। तभी वहाँ पर अचानक से और एक बंदा कहते कि हे ब्रदर पा भी यहाँ पर आ गया है। वहाँ पर ब्रदर पा अपने लोगों के साथ चले आता है और ये देखकर मिस्टर लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मनी मन सोचने लगता है कि अभी ब्रदर पा भी आ गया है। अभी मैं देखता हूँ कि ये छोटा सा बच्चा अभी भी एरोगेंट कैसे होता है। तो तभी ब्रदर पा अंदर चले आता है और मास्टर ने मिस्टर लियो को इग्नोर करके सामने की तरफ चले जाता है और मिस्टर लियो कहने लगता है कि ब्रदर पा ये मिस्टर ली ने मुझे इंसल्ट किया है। लेकिन ब्रदर पा उसकी बात को सुनता ही नहीं है। इधर वो जियोफान के सामने जाकर झुकता है और झुककर कहते हैं कि मिस्टर ली मैंने मेरे अंडर काम करने वाले सभी लोगों को यहाँ पर बुला लिया। वो कम से कम 2000 लोग हैं। सभी लोग आपकी कमेंट के लिए इंतजार कर रहा है। आपके लिए काम करना हम लोगों के लिए ऑनर की बात है। और उसके बाद ब्रदर पा कहते कि आज मिस्टर ली को यहाँ पर जो कोई भी ऑफेंड करने की हिम्मत की वो इस जगह पर मारा जाएगा। अभी एक लड़का मिस्टर लियो को कहते कि बॉस बॉस हम लोग क्या करें। तभी अचानक से वहाँ पर मेयर चेन भी चले आता है। इनको देखकर मिस्टर लियो थोड़ा सा खुश हो जाता है और सोच लगती है अभी तो मैं थोड़ा सा बच जाऊंगा। और फिर जियोफान से कहती कि ये छोटा सा बच्चा अभी मेरा अंकल यहाँ पर आ गया है और अभी मैं भी देखूंगा कि तू कैसे एरोगेंट हो सकता है और तेरा लोग भी मेरा अंकल के सामने बो करता है यानी कि झुकता है। फिर वो मनी मन सोच लगती कि मेयर चेन मेरा कजिन है तो वो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। ना केवल सिर्फ वो ली जियोफान बल्कि वो डियोम और जी पापी उसे भी पनिश दिया जाएगा। और तभी मेयर जब उसके सामने से गुजर रहा होता है तो वो कहते कि अंकल प्लीज मुझे मदद कीजिए। अंकल उसे इग्नोर करके सामने की तरफ चले जाने लगते हैं। तभी फिर से कहते हैं कि अंकल अंकल क्या आप मुझे याद नहीं कर पा रहे हैं। वो मेयर सीधा जियोफान के सामने आकर झुककर कहता है कि मिस्टर ली मैंने इस मैटर के बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया है। ये लियो जगह पर कुछ गुंड के साथ मिलकर अपनी शक्ति की मदद से धमका के लोगों को धमकाया है और ऐसा नहीं है कि वो ये पहली बार कर रहा है, वो बहुत बार ऐसा किया है। तो हम लोगों को ऐसे क्रिमिनल को जल्द से जल्द एलिमिनेट कर देना चाहिए। फिर कहते हैं कि मिस्टर ली प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, इस बॉस लियो के साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तभी वहाँ पर अचानक से कुछ मिलिट्री का ट्रैंक और मिलिट्री भी चले आता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहने लगते कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मिलिट्री यहाँ पर क्यों आ गया है। अरे के सारे मिलिट्री लोग आते ही उसके ऊपर मतलब वो मिस्टर लियो के ऊपर बंदूक तान देता है। मिस्टर लियो अपने शरीर के अंदर लेजर देखकर शॉक ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेजर मेरे शरीर के अंदर क्यों है। तभी वहाँ पर शूरोंग कार से उतरता है और शूरोंग कार से उतरते ही कहते हैं कि मिस्टर ली आई एम सॉरी कि मैं लेट चले आए। फिर जियोफान के सामने आकर वो करता हुआ कहता है कि मेरे दोस्त को बेटी का प्रोटेक्ट कर आपने मेरे देश के लिए बहुत ज्यादा उपकार किया है। मैंने एक आदमी को ये खबर मिला और मैं इमीडिएटली यहीं पर चले आया। आई होप कि आप मुझे माफ कर देंगे। तो तभी वो गुंडे लोग सोचने लगे, कहने लगते कि अरे बाप रे ये सब क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर अभी एक वॉर स्टार्ट वाला बना है ताकि यहाँ पर टैंक और स्नाइपर भी है, ये बंदा असल में है कौन। इधर मिस्टर लियो मनी मन सोच लगती कि ये साउकुन, इस साउकुन के वजह से सब कुछ जो है उसने ली जियोफान को पोक किया। यार शोंग शाओ ने मुझे आगे आने के लिए कहा, मैं सचमुच इस शाओकुन को मारना चाहता हूँ, मैं उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो सब कुछ ये सब कुछ जानबूझकर किया है, वो मुझे फंसाना चाहता है, यहाँ तक कि मिलिट्री भी यहाँ पर आ गया है। आखिरकार यान शाओकुन ने किसे नाराज किया है, क्या उसने इसका बैकग्राउंड को चेक नहीं किया है। ये ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे हम लोग ऑफेंड नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वो भी नहीं कर सकते हैं। फिर वो घुटने टेककर जियोफान के सामने माफी मांगने लगता है और कहने लगते हैं कि प्लीज मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। और तभी जियोफान उसे एक चोर का थप्पड़ मारता है। फिर जियोफान उसे कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें एक बार लास्ट वार्निंग दिया था और तुमने मेरे पापा को ऐसे अपमान करने की हिम्मत भी की हो और तुमने मेरे पापा को 3 मिलियन देने के लिए फोर्स भी किए हो। अभी मैं तुझे 3 मिलियन दूंगा, क्या तेरे पास इतना हिम्मत है कि तू ये पैसा ले पाए। और तभी वो कुछ कहने वाला होता है लेकिन जियोफान उसे जोर जोर के फिर से थप्पड़ मारने लगता है। वो जियोफान के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि मिस्टर ली प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इतना हिम्मत नहीं है कि मैं आपके पास से पैसा लूं, मैं आपको और आपके पापा को कभी भी परेशान नहीं करूंगा। तो उसके बाद जियोफान कहते कि हाँ मैं तुझे जाने देता हूँ लेकिन मुझे अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो उसके बाद जियोफान डियो को कहते कि हे डियो तुम अपने आदमी को लो और इसकी दुकान को तोड़ दो, मैं भी इसे सफर कराना चाहता हूँ। तो उसके बाद डियो अपने लोगों को कह देता है कि हे इसके सारे के सारे चीज यहाँ के फेक है और वो एक स्कैमर है, तो मेरे लिए इसकी सारे के सारे चीज को तोड़ डालो। इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है और कहने लगते हैं प्लीज ये ऐसा मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज छोड़ दो। लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं सुनता है और उसके रेयर से रेयर आइटम को भी तोड़ डालता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते कि अरे बाप रे बाप ये सब क्या कर रहे हो, ये सारे के सारे बहुत ही वैल्यूएबल है। और फिर ब्रदर पा से कहते कि ब्रदर पा तुम मेरे लिए इस स्टोर को एकदम उड़ा दो। तो ब्रदर पा भी कहते कि रोजर दैट मास्टर ली। और ये सुनते वो मास्टर ली बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्या ब्रदर पा उसकी पूरी स्टोर को बाद में उड़ा देता है। देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहने लगती कि मैं इस हेवनली ब्लेजिंग स्टोर को 10 मिलियन देकर खरीदा हूँ। और फिर जियोफान उसे कहते कि मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ इस जगह को रिपेयर करने के लिए और तुम्हें सबक
सिखाने के लिए मेरा आदमी लोग तुम्हारी इस जगह को 3 बार भटोरेगा। तो फिर से नॉर्मल लोगों को स्कैम करने की कोशिश किया तो मैं यहाँ पर आऊंगा और तुझे मार डालूंगा। और उसके बाद जियोफन उसे धक्का देकर वहां से चले जाता है। और फिर जियोफन उन सारे गुंडों को कहते कि हे तुम लोग, तुमने मेरे इतना हिम्मत की कि मेरे पापा को इंसल्ट करने की, उनको पकड़ने की। और ये कहकर वो उन तीनों को वो बहुत जोर से मारता है, कहते कि भाड़ में जाओ तुम लोग। और फिर मन ही मन कहने लगता है कि मैं कोई भी परवाह नहीं है मुझे कि तुम लोग कौन हो। अगर तुम लोग मेरे पापा के साथ स्कैम करने की कोशिश करते हो तो ये हेवन नहीं वेनरेबल तुम लोगों को हेल्प पहुंचा देगा, मतलब हेवन पर पहुंचा देगा। तो भी इतना सारा कुछ देखकर जियोफन की पापा कहता है कि जियोफन क्या ये लोग तुम्हारा दोस्त है। उसके बाद सभी लोग जियोफन के सामने झुक करते हैं और जियोफन अपने पापा को लेकर चले जाता है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जियोफन के घर को दिखाया जाता है। वही पर जियोफन और अपनी पापा खाना खा रहा होता है। तो जियोफन की पापा कहता है कि जियोफन ये वीक हमारा पूर्वज की मरने की एनिवर्सरी है तो हमें भी यूनजून वापस जाना चाहिए। तो जियोफन कहते हैं कि आई नो पापा। और उसके अलावा वो वांग पे की लड़की बहुत ही अच्छे दिखने में भी और वो काइंड हार्टेड भी है, बहुत ब्यूटीफुल भी है। देखो अभी तुम इतना ज्यादा छोटा भी नहीं हो, अभी तुम्हारा शादी का उम्र हो गया है और ये बूढ़ा आदमी तुम्हारा बच्चे का देखभाल करना चाहता है। तो ये सुनते जियोफन वहां से उठकर चले जाने लगते हैं। तो उसके पापा कहते कि हे मत जाओ ये ना बेटा। और तभी उसके पापा की फोन प्राइवेट करने लगता है, यानी कि बजने लगता है। तो वो फोन पकड़ते उस साइड से कोई कहता है इस वीकेंड की एनिवर्सरी पे ज्वाइन नहीं कर सकते। ये सुनती उसके पापा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा उन लोगों के बीच में लड़ाई होने लगता है और कहता है कि कोई भी मैटर नहीं करता है कि क्या हो जाए, लेकिन मैं फिर भी ज्वाइन करके रहूंगा इस एनिवर्सरी में। और फोन करने के बाद बहुत ज्यादा मन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तो तभी जियोफन कहते कि डैड प्लीज शांत हो जाइए, क्या हुआ मुझे बताइए। आप अगर आपकी इमोशन को ऐसे कंट्रोल करेंगे तो ये आपके हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। उसके बाद जियोफन अपनी शक्ति को मतलब अपनी एनर्जी को उसके पापा के शरीर में डालता है और कहने लगता है कि पापा इट्स ओके मैं हूँ यहाँ पर। और फिर कहते हैं कि इवन अगर आसमान भी हमारे ऊपर आ जाए फिर भी मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। और फिर जियोफन मनी मन सोचने लगते हैं कि मैं पापा के शरीर के अंदर सीक्रेटली इंजेक्ट किया है मिस्टीरियस प्रोफाउंड एनर्जी, तो इसकी मदद से पापा को मेरिडियन चैनल को क्लीन करने में मदद होगा। अभी अचानक से उसके पापा भी सोचने लगते कि मैं इतनी ज्यादा कंफर्टेबल अचानक से महसूस क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद जियोफन के पापा एक ग्लास पानी पीकर जियोफन को बताता है कि तुम्हारा सेकंड अंकल ने मुझे कॉल किया और कॉल करके बताया कि मैं इस डेथ एनिवर्सरी पर ज्वाइन नहीं कर सकता। जैसे गंदे लोगों की वजह से हमारा ली फैमिली बदनाम होता है और उन लोगों को शर्म में आएगा। और फिर सोचने लगते कि एक्चुअली वो लोग मुझे इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि मेरे पास इनफ पैसा नहीं है और वो लोग मुझे कम अकड़ा है क्योंकि मेरा एल्डर ब्रदर एक बिजनेसमैन है और वो यूजू में बहुत ज्यादा फेमस और रिच भी है और मेरा सेकंड ब्रदर उसका बेटा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए उन लोगों का फ्यूचर भी बहुत ज्यादा ब्राइट और शाइन है। 3 भाइयों में से सिर्फ मैं ही यूजलेस हूँ, मेरा एक छोटा सा फर्नीचर वर्क से मैं कुछ ही पैसा कमा सकता हूँ। और इधर जियोफन सोचता है कि मेरे पिछले जीवन में ये दोनों अंकल मेरे पापा को बहुत ज्यादा अपमान करने के लिए बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल करता था। वो लोग बहुत ही ज्यादा क्रूर है, वो लोग मेरे पापा को देख ही नहीं पाता एकदम से। मेरा पिछले जीवन में मेरा पापा जब मर गया था तब भी वो लोग उन लोगों को देखने के लिए नहीं आए थे। उन लोगों के मन में सिर्फ अपमान और दया है। इस बार वो लोग कुछ ज्यादा ही कर दिया, मेरे पिता और मेरे को इस सेरेमनी में ज्वाइन नहीं करने दिया। इस बार उन लोगों को बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, वो लोग हम लोग को फैमिली मेंबर मानते नहीं है। बाद उसके पापा को कहते कि डैड आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ, अब मैं आपको मदद कर दूंगा। और फिर मन मन सोचते लिखते हैं कि वो लोग जरूर से जरूर ये सुना होगा मेरा पिता ने अपना घर और जमीन बेचकर यहाँ पर चला आया मेरे साथ रहने के लिए। और ये सुनते वो लोग अपना असली चेहरा सुन लिया। मैं इसे पेशेंस से मतलब सह सकता हूँ लेकिन इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसके बाद फिर कहता है कि हम लोग उस सेरेमनी में ज्वाइन करेंगे, मैं भी देखूंगा कि हम लोगों को रोकता है। और फिर मनी मन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और सोचने लगता है कि मेरे पिछले जीवन के मेरे पापा को बहुत ज्यादा मन सज्जा करना मतलब सहन करना पड़ा। अभी मेरा पुनर्जन्म हो गया है, ऑफ कोर्स मैं अभी इन सभी चीजों का बदला लूंगा, मैं खड़ा होकर पापा को ये सब करने में मदद करूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होते वो लोग यूजीन के लिए निकल पड़ता। वो लोग जब ट्रेन से जा रहा होते थे वही पर जियोफन सोचने लगते है कि उस साल पहले ही मैं इस ट्रेन पर रिबीट हुआ था, मतलब रिबॉर्न हुआ था और मैं उस समय डियो शुआंग को ढूंढने के लिए चूजू जा रहा था और इस बार मैं इसी ट्रेन पे यूनचुंग जा रहा हूँ। हालांकि डेस्टिनेशन डिफरेंट है लेकिन पर्पस सेम ही है। अभी मैं इस अपमान को क्लीन करूंगा और रेवेंज लूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होते वो लोग यूनचुंग चले जाता है। तो तभी जियोफन की फोन में फांग जियाओ डोंग का कॉल आता है। फांग जियाओ डोंग स्कूल से मेरा जूनियर स्कूल से बेस्ट फ्रेंड है और वो इस यूनचुंग में रहता है। मेरे पिछले जीवन से हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी तक उसके बाद और उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा मेरा। तभी डोंग जियोफन को कहती कि हेलो जियोफन, मैंने सुना है कि तुम अभी भी यूजू में रिटर्न आए हो। आज हमारा क्लासमेट झांगली जुआन का हैप्पी बर्थडे है, तुम्हें सेलिब्रेट में आना ही होगा। तो तभी जियोफन कहते कि देखो मैं अभी अभी आया तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं चल रहा हूँ। उसके बाद जियोफन अपने पापा के लिए एक टैक्सी बुला लेता है क्योंकि जियोफन एक दोस्त को बोला था स्पोर्ट्स कार आने के लिए लेकिन उसके पापा ने ना कर दिया है, वो स्पोर्ट्स कार्स में कंफर्टेबल नहीं फील करता है। उसके बाद जियोफन के पापा टैक्सी पर बैठकर कहते कि जियोफन अभी तुम अभी पूरा अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलना चाहते हो है ना, जब मैं तुम्हें अभी और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं पहले वापस जाता हूँ। तो जियोफन भी रिप्लाई देते कि यस पापा। उसके बाद वो उसके पापा और छोटा डेमन टैक्सी कर
करके चले जाते हैं। तभी जियोफन के सामने और एक स्पोर्ट्स कार जाकर रुकता है। जियोफन उस कार पे बैठकर चले जाने लगता है और फिर जाते जाते सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ में यानी कि पिछले जीवन में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस बर्थडे पार्टी में अट्टे पार्टी खत्म होने के बाद झांगली जुआन सडनली गायब हो जाता है और जब पुलिस उसे ढूंढ लेता है तो वो पहले से पागल हो चुकी थी और उसने इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ भी प्रूव नहीं कर पा रही। इन उनकी फैमिली को कुछ भी नहीं समझ में आता है कि वो लोग क्या करे, तो इसीलिए वो लोग उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है और उसके बाद वो उसकी सारी जिंदगी उस मेंटल हॉस्पिटल पर सफर करती रही। लेकिन ये याद रखना कि उसके गायब होने के पीछे कोई ना कोई तो है एक मिस्टीरियस। वो सडनली गायब कैसे हो गई? मुझे अभी भी याद है जब मैं हाई स्कूल में था तो तब मेरा मैथ में ग्रेड बहुत ही ज्यादा बेकार था, यानी कि खराब था। मैं बहुत बार एग्जाम में फेल भी कर चुकी हूँ। तो स्कूल खत्म होने के बाद झांगली जुआन हमेशा मुझे मदद करने के लिए क्लासरूम पर रहती थी। एक दिन उसे बहुत ज्यादा तेज बुखार आ गया था, लेकिन सभी लोग उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कह रहा था, लेकिन जब तक ना मेरा ये कंप्लीट हुआ तब तक वो मेरे साथ रही, मुझे पढ़ाई। उसके बाद वो हॉस्पिटल गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था मेरा फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब था और मेरा पापा ने अभी तक भी उस फर्नीचर स्टोर को शुरू नहीं किया था और वो सिर्फ एक फर्नीचर फैक्ट्री में काम करता था और वर्कर्स लोग मंथ पे सिर्फ 800 यूरो से कमा सकता था, उससे भी ज्यादा नहीं, और ये देने में भी बहुत ही ज्यादा लेट करता था वो लोग। और बाकी सारे क्लासमेट मेरे न्यू बैग कैरी करता था, लेकिन मैं वही फर्नीचर एक फटा हुआ स्कूल बैग को लेकर जाता था। और मुझे अभी भी याद है जब मैं वो फटा बैग लेकर स्कूल में जाता था तो मुझे वहाँ मुझे देखते बहुत सारे लोग हंसने लगते और मेरे गेट पे सब लोग भीड़ करता था मुझे मेरा मजाक उड़ाने के लिए एक्चुअली। और उसके बाद विंटर ब्रेक खत्म होने के बाद मैंने जूनियर हाई स्कूल खत्म होने के बाद न्यू स्कूल ईयर स्टार्ट हो गया था और उसका बोर्डिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट सब कुछ मिलाकर 1100 यूनिट्स होता था। मेरा पापा ने अपना सारा का सारा पैसा यूज कर दिया, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट होने में कुछ 100 यूनिट्स बाकी थी। मेरा एल्डर अंकल और सेकंड अंकल बहुत ही ज्यादा रिच है, तो पापा उन लोगों के पास पैसा उधार मांगने के लिए गया, तो वो लोग पैसा तो उधार नहीं दिया बल्कि मेरे पापा को घर से बाहर निकाल दिया। वो लोग ये कहा कि यहाँ से निकल जाओ, मेरे पास इतना सारा पैसा नहीं कि मैं तुम्हें उधार देते जाऊँ। और मेरा और एक अंकल कहा कि मेरे पास पैसा है, लेकिन ये पैसा तुम्हें देने के बजाय मैं अपने कुत्ते के लिए खाना लाऊंगा। वो मेरा दोनों अंकल ये भी कहा था कि अगर हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम लोग गरीब फैमिली है, तो हम लोग जाकर कई बार मर जाए। मेरा बड़ा अंकल और छोटा अंकल का लैंग्वेज विंटर की हवा से भी ठंडी है और उन लोगों का बातें इतना ठंडा था कि मेरे पापा के दिल में चाकू की तरफ चुभने लगता है। बस मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो मैं वीडियो को मतलब पूरा ज्यादा ही क्लियरली एकदम अंदर से एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब कोई भी चीज को मैं नहीं छोड़ता या एक्सप्रेशन को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है इतना क्लीन इतना गहराई से एक्सप्लेनेशन, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो और अगर अच्छा लगे वो भी मुझे बता सकते हैं। खैर एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद जियोफन फिर से सोचता है कि याद है, मुझे अभी भी ये ठीक से याद है, उस समय मेरे पापा ने अपने आंसू को रोक लिया था और वहां से चले गया था। बाद मेरे पापा ने मुझे एक बात बताया था कि जियोफन ऐसे मैटर में हम लोग उसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। उन लोग ये मेरा फॉल्ट है कि मैं गरीब हूँ। इन फ्यूचर तुम जब बड़े हो जाओगे तो ये बात याद रखना, एक ग्रेट और बहुत ही ज्यादा रिच मैन बनना, अदरवाइज तुम्हें भी ऐसा ही दिखना पड़ेगा। उस टाइम मैं अपने आप से कसम खाया था कि मैं एक दिन बहुत ही बड़ा आदमी बनूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि इसी बात के लिए उन लोगों को मेरे पिता से 2 गुना भुगतना पड़ेगा। स्कूल में सभी लोगों को फीस भर चुका था, लेकिन मैं ही नहीं भर पा चुका था और सभी लोग मुझे ये देखकर कह रहा था कि गरीबों का किंग। वही पर टीचर पापा को पूछते कि आपने ट्यूशन फी अभी तक पे क्यों नहीं की है, और अधिक से अधिक लोग ये जानते हैं कि मैंने ट्यूशन फी पे इतने किया है, तो इसीलिए वो लोग मुझे बोली करने लगे थे। लेकिन सभी लोग इस बात को लेकर मजाक उड़ाने लगते थे मेरा। और उस समय झांगली जुआन मुझे पकड़कर थोड़ा साइड मार ले गए थे और उसके बाद वो मुझे पैसा दी ट्यूशन फी पे करने के लिए और मुझे ये भी कहा था कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। सीधी सादी और दयालु लड़के ने मुझे इसी तरीके से मदद की और जब भी मुझे इस सिचुएशन के बारे में याद आता है, यानी कि इस मेमोरी को मुझे याद आता है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा हैप्पी और वार्म महसूस होता है। एक्चुअली उनका फैमिली मेरी फैमिली से उतना भी ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन मेरा खराब टाइम के समय मतलब मेरा लाइफ बहुत ही जब खराब चल रहा था तब वो एक एंजल की तरह आई और मुझे मदद की और इसी वजह से मैं उनका बहुत ही ज्यादा तारीफ करता हूँ। तो उसके बाद जियोफन उस कार ड्राइवर को कहते हैं कि सर प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा कार को रुकिए, मुझे यहाँ से कुछ खरीदना है। तो उसके बाद एक शॉप के पास उसकी कार को रोकता है, तो जियोफन उस कार से बाहर निकालता है और उस शॉप के अंदर चले जाता है और फिर शॉप से बाहर चले आता है और सोचने लगता है कि उस समय तुमने मुझे मदद की थी, तो अभी मैं खड़ा होकर तुम्हारे प्रॉब्लम कैसे देख सकता हूँ, और अभी मैं तुम्हारी एहसान चुकाऊंगा और सभी लोगों को मार डालूंगा जितने भी हमारी रिलेटिव और मुझे हार्म करने की कोशिश की है, और जो पर्सन भी मेरी आदमियों के साथ यानी कि मेरे लोगों के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, वो लोग इक्वली ताइवान हेवन का दुश्मन बन जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जियोफन यूनजू में चले आता है। वहाँ पर आते सोचने लगते हैं कि यूनजू एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और इसका इकोनॉमी चूजे से बहुत ही ज्यादा खराब है, और इसीलिए वो डियोशोंग और उसकी माँ मुझे ऐसी नजरों से देखते थे। और इस यूनजू में सिर्फ 3 स्टार होटल है और यहाँ पर आने के लिए सिर्फ हाई स्टेटस वाले लोग ही एलिजिबल है। इससे पहले मेरे पास स्कूल जाने के लिए पैसा भी तक नहीं था और मेरे जेब एकदम खाली
वाली थी तो मैं ऐसी जगह पर कैसे आ सकता था। और सेकंड सेमेस्टर के बाद मैं बहुत ही ज्यादा लकी था क्योंकि मेरे पास फैंग जियाओ डोंग था और उसने मुझे मील के लिए फ्री टिकट दिलवाया था और उसने मुझे सर्वाइवल करने के लिए बहुत ज्यादा मदद की था। और फैंग जियाओ डोंग एक हाई रिच फैमिली में जन्म लिया था, लेकिन वो सभी लोगों को एयर दृष्टि से नहीं देखता है, वो सभी लोगों को एक जैसे दिखता है। तो मेरे सारे क्लासमेट को छोड़कर मैं सिर्फ उसे एकमात्र रिस्पेक्ट करता हूँ और उस समय का वो सबसे मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और तभी उधर डोंग जियाफान को देखकर कहते कि हे जियाफान, वो दोनों एक दूसरे को गले लगाता है और डोंग कहते कि जियाफान, हे तुम अभी भी पहले जैसे स्किनी के मतलब पतले क्यों हो, क्या तुम अच्छे से खाना नहीं खाते हो, बहुत समय से तुम्हें नहीं देखा, तुम काफी पहले से बहुत ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ। तभी जियाफान कहते कि तू अभी भी भैंसे की तरह मजबूत है। और फिर जियाफान मनी मन सोच लेते कि हजारों साल बीत गया है और मैं एक हेवनली वेनरेबल बन गया हूँ, लेकिन इस तरह की इमोशन अभी भी मेरे दिल में एग्जिस्ट करता है। जब मैं ऐसे में दोस्तों के साथ मिलता हूँ तो अभी भी मेरा फीलिंग फिर से जाग जाता है और ये तभी होता है जब मैं अपने अच्छी दोस्त या सच्चा दोस्त मिलता हूँ, जैसे कि पहली बार जब मैं झांग होंग से मिला और उसके बाद वो दोनों मिलने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है। तो उसके बाद डोंग कहते कि जियाफान, आफ्टर स्कूल की ग्रेजुएशन के बाद मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया हूँ और अपनी फैमिली बिजनेस पर घुस गया हूँ और वहाँ पर मास्टर बन गया हूँ और मेरा पापा ने एक क्लोथिंग शॉप खोला है, यानी कि कपड़े की दुकान, और इसका स्केल यानी कि दायरा 700 से 800 लोगों का है और अभी मेरी फैमिली को भी रीच माना जाता है, तो मुझे ये लाइव देखने का मौका भी मिला। मैंने सुना है कि तुम चुजू की एक हाई स्कूल में लेक्चरर हो। देखो जियाफान, तुम मेरे बात ध्यान से सुनो। देखो मेरे पास अभी एक फैक्ट्री है, मैं जानबूझकर तुम्हारे लिए वहाँ पर एक पोजीशन रिजर्व करके रखा हूँ और वैसे भी तुम वहाँ से चले आओ यूजुन और यहाँ पर मेरे साथ काम करो, वैसे भी यहाँ पर तुम रहकर अपनी पापा का देखभाल कर सकते हो। तो तभी वहाँ पर और कुछ लड़का चले आते कहते कि ये हमारे क्लास की सबसे फेमस किंग गरीब आ गया है, ली जियाफान, राइट। तो सारे के सारे बंदा आधे जियाफान को बहुत ज्यादा अपमान करने एकदम बात सुनाने लगता है कि ये कहता है कि मैंने सुना है कि तुम चूजू में अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर डिपेंडेंट हो, लेकिन तुम्हारा गर्लफ्रेंड ने तुम्हें बाहर निकाल दिया है और अभी तुम इस यूजू में आ गए हो, कितना बेशरम हो तुम। तभी डोंग कहते कि हे झांग जियांग टू, तुम क्या चाहते हो। और तभी जियाफान मने मन सोचते हैं कि ये हमारे स्कूल के सबसे ज्यादा कमीना है, एकदम फेमस। वो हमेशा मुझे परेशान करने के लिए बहुत सारा लोगों को एकत्रित करता था और मेरा रास्ता ब्लॉक करता था और स्कूल के टाइम में मैं सबसे ज्यादा इससे डरता था और ऐसी टाइम पर हमेशा मुझे फैंग जियाओ डोंग बचाता था। वो एक बड़े भाई की तरह उसके अंडर सभी लोगों को वो प्रोटेक्ट करता है। इवन ये जाओ टियान टू तो मेरे सबसे ज्यादा बड़ा डर था, लेकिन अभी ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये एक इंसेक्ट है जो कि अभी फड़फड़ा रहा है। एक ड्रैगन को एक इंसेक्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो झाओ जियान फिर से कहते कि फैंग जियाओ डोंग, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो तुम ऐसे एक्ट करना बंद कर दो। उसके बाद वो जियाफान से पूछता है कि आज तो हमारे क्लासमेट का बर्थडे है, तो तुम गिफ्ट कहाँ से लाए हो या तो यहाँ पर सिर्फ फोकट में खाने के लिए आए हो। देखो मैं तुम्हें चेतावनी दे देता हूँ कि ये कोई गरीब का जगह नहीं है। तो तभी और एक बंदा कहते हैं कि ब्रदर झाओ, अगर यहाँ पर ली जियाफान खाना खाने के लिए आए हैं तो हम लोग उसे अपमान करने के लिए एक रास्ता तो ढूंढ ही सकते हैं, हम लोग उसे कुछ बचा हुआ खाना भी दे सकते हैं उसको खाने के लिए। ली जियाफान से पूछता है कि ये ली जियाफान, तुम इस आइडिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और फिर बाकी सारे लोग सभी लोग मजाक उड़ाने लगता है जियाफान का। और फिर जियाफान मन ही मन सोचता है कि मेरे जूनियर हाई स्कूल में ये दोनों लोग जब भी मुझे देखता था तो अपमान करता था हर जगह पर, और ये मेरा निकनेम किंग ऑफ विगर यानी कि भिखारी का राजा ये लियो नहीं दिया था। उस समय मैं अपनी क्लास में अपनी गरिमा वापस पाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था। इवन मैं क्लासरूम के कोने पर छुप जाता था और रास्ते पर चलने के लिए फुटपाथ की दीवारों का सहारा लेता था, और ये चीज मुझे जूनियर हाई स्कूल में 3 साल सहना पड़ा। एनसीओ और अगर कुछ क्लासमेट नहीं होता तो मैं वहाँ पर नहीं छी पाता, और आज मैं एक हेवनली वेनरेबल बन गया हूँ जिसे सभी लोग डरते हैं। अगर अभी एक तुच्छ चींटियों का झुंड मेरे सामने खड़ा हो जाता है तो मैं जैसे उन लोगों को भगाना है, और मैंने इस जीवन में बेसिकली मुझे कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो उसके बाद जियाफान उन लोगों को कहते कि हाँ मेरे पास भी एक अच्छा आइडिया है लियोपा, अगर तुम भी ऐसा खाना खाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसे ही फेंका हुआ खाना छोड़ सकता हूँ। तो ये सुनते वो लियोपा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते कि तुमने क्या कहा, अगर तुम्हारा हिम्मत है तो फिर से ये बता। और फिर मई मन सोच लगती कि ये ली जियाफान शॉर्ट टाइम के लिए शुरू में गया था और ये इतनी जल्दी इतना एरोगेंट हो गया है। और तभी जियाफान भी इधर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उन लोगों के सामने डोंग चले आता है और फिर उस लियोपा को कहते कि हे लियोपा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, तुम खुद तो क्या समझते हो। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि ली जियाफान मेरा ब्रदर है और उसे इंसल्ट करना यानी कि मुझे भी इंसल्ट करना, अगर तुम हम दोनों के साथ उलझना चाहते हो तो आ जाओ, हम लोग भी खेलेंगे। तो तभी झाओ उसे रोकता है और कहते कि हे इनफ, अभी साइड में आ जाओ। और फिर जियाफान के सामने अगर कहते कि आज तो बहुत ही ज्यादा लकी है, और फिर उन लोगों को लेकर वहां से चले जाने लगता है। तो जियाफान भी उसे उल्टा जवाब देता है और कहते कि देख, मुझे भी ये बात कहना चाहिए कि अगर तू दोबारा से मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की तो उस टाइम तू और लकी नहीं रहेगा। ये सुनकर वो लोग चले जाने लगता है और जाते जाते कहते कि इस बार अपना विक्ट्री को जल्दी से एंजॉय कर लो, क्योंकि अगर दोबारा तू मेरे साथ मिलता है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बात वो लोग चले जाने के बाद डोंग जियाफान को कुछ पैसा दे रहा होता है, कहते कि जियाफान यहाँ पर 10,000 यूज है, ये ले लो और उसके लिए कुछ प्रेजेंट्स खरीद लो। मुझे इस बात से डर है कि झाओ और लियोपा कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा तुम्हें अपमान
करने के लिए। जियाफन कहते कि देखो जियाओडोंग, तुम मेरे बारे में इतना चिंता कर रहे हो यही काफी है, लेकिन मैं उसके लिए एक बर्थडे प्रेजेंट बना लिया हूँ, मतलब ले लिया हूँ, और ये चीज बहुत ही ज्यादा कीमती है, इससे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने लगता है और फिर वो मोमबत्ती को बुझाकर अपना केक कटने वाला होता है। तभी लियोपा कहते कि हे गाइस, मेरे बात ध्यान से सुनो, मैंने अभी भी हमारे क्लासमेट के सभी लोगों का गिफ्ट का लिस्ट चेक किया, उन लोगों में से सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है ब्रदर जियानटुओ ने। तो ये सुनते बाकी सारी लोयर की तो फिदा हो जाती है और एक लड़की कहने लगती है कि मैंने सुना है कि चाह बहुत समय से ली जुआन को फॉलो कर रही है, लेकिन ली जुआन उसकी फीलिंग्स को अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है। तो फिर से और एक बंदा कहता है कि अब सभी लोग जानते हैं कि वोल्क्सवैगन का कितना कीमत है, 2 से 3 लाख डॉलर से भी ज्यादा, और मास्टर झाओ ने उसे ऐसे ही दे दिया, वो कितना उदार है। ये सुनती वो लड़की कहने लगती है कि इस यूनजुन में एक छोटे से टाउन में ऐसी कार चलाना भाई बहुत ही इनफ है, मतलब ये चलाओगे तो रिच आदमी हो जाओगे, और वो ये कार वैसे गिफ्ट कर दी। तो ये सब कुछ सुनकर झाओ कहता है कि अरे ये कोई बात नहीं, ये मेरा तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, और वैसे भी ली जुआन हैप्पी बर्थडे। और फिर मनी मन सोच लगती कि मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, मैं इस कार का इस्तेमाल चांग ली जुआन को पटाने के लिए किया है। मैंने ये कभी भी नहीं देखा है कि कोई भी खूबसूरत लड़की इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट को इग्नोर कर सकता है। देखो कोई भी लड़की को मेरे पीछे ले आना एकदम सिंपल बात है, मुझे मेरा पैसे को तब तक इस्तेमाल करना है जब तक ना उस लड़की को थप्पड़ खाते खाते मेरे सामने बैठ ना जाए। और इधर डोंग जियाफन से कहते कि ही जियाफन, मे भी तू नहीं जानता ही कि ये झाओ जियानटुओ अपने गंदे पैसों को लड़की के साथ खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही बेवकूफ है। और मैंने ये भी सुना है कि वो एक हाई स्कूल की लड़की को प्रेग्नेंट भी कर दिया है और उसे कुछ रिजल्ट के बिना मतलब ऐसे ही उसे छोड़ दिया। आज वो लड़की मानसिक बीमारी वह चली आती है, वो बिल्डिंग से कूद जाती, और उस लड़की के फैमिली जब झाओ जियानटुओ से मतलब रेवेंज लेने के लिए बाहर निकलते थे तब वो लोग सभी लोग एक कार एक्सीडेंट में मारा जाता है। और झाओ जियानटुओ ने जो किया है वो डेफिनेटली क्राइम है, लेकिन पुलिस के पास कोई भी एविडेंस नहीं है। और इसके अलावा ये झाओ फैमिली यूनचुन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और धीरे धीरे लोग इस क्राइम के बारे में भूलता गया और अभी इसे कोई भी याद नहीं रखता है। तो तभी झांग ली जुआन कहती है कि झाओ जियानटुओ थैंक फॉर योर गिफ्ट, लेकिन मैं ये इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ। और ये सुनते सभी लोग ये सोचने लगता है कि अरे बाप रे ये क्या कर रही है, अगर मैं उस जगह पे होती तो मैं अभी अभी ले लेती ये चीज। और कोई लोग ये सोचने लगते हैं कि वो डायरेक्टली इसे ना कर रहा है, यानी कि वो जियानटुओ के बहुत ही ज्यादा अपमान कर रहा है। ये सुनकर झाओ थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और इधर लियोपा कहते हैं कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे लिए इस गिफ्ट का लिस्ट को पढ़ता हूँ। उसके बाद वो उस गिफ्ट लिस्ट को खोलकर पढ़ने लगता है कि झांग ताओ 1000 यून्स, वांग शाओ 1200 यून्स, और फांग सियो डोंग 10,000 यून्स, और मैं 20,000 यून्स, और नेक्स्ट है हमारा ओन फ्रेंड ली जियाफन। तो गाइस गेस करो उसने क्या दिया है, और ये कहने लग सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो तभी और एक बंदा हंसते हंसते कहते कि लियोपा अभी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है मेन पॉइंट पे आ जाओ। तभी झाओ कहते कि मुझे अभी भी याद है हमारा क्लास का ली जियाफन एकदम गरीब स्टूडेंट है, और उसका बूढ़ा बाप उसके लिए पैसा उधार भी लिए थे, तो फिर वो ऐसे एक प्रॉपर गिफ्ट कैसे दे सकता है, 100 या 200 यून से ज्यादा वो नहीं दे सकता है। ये सुनते बाकी सारे लड़की लोग कहने लगते क्या आप लोग चोकिंग कर रहे हैं, इतनी सी पैसों से मेरी क्या ही होगा, कम से कम कुछ खरीदने के लिए तो 1000 यून्स तो चाहिए। तभी और एक लड़की कहती है वो लोग तो गरीब फैमिली है, वो लोग 1000 यून्स कहाँ से लाएगी। तो तभी वो बंदा कहते मे भी तुम लोग ही नहीं जानते हो कि ली जियाफन सुजू में एक हाई स्कूल में टीचर है और उसका मंथली सैलरी है 3 से 4,000, और मैंने ये भी सुना है कि उसका गर्लफ्रेंड ने उसे घर से निकल दिया है। और तुम लोग इस गिफ्ट को देखो, इसी गिफ्ट को वो देना चाहता है हमारे क्लासमेट को। उस गिफ्ट को खोलता है और कहता है कि ये एक सिंपल कागज है जिसे आप लोग ताबीज बनाने के लिए यूज कर सकते हो, यहाँ पर आ जाओ और सभी लोग इसे देख सकते हो। और जियाफन मनी मन सोचता है कि ये एक स्पेशल प्रोटेक्शन ताबीज है मैं जो खास मैं झांग ली जुआन के लिए बनाया हूँ, और इस इमोर्टल वर्ल्ड में ये हेवनली ताइजुआन जो ताबीज बनाया है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। उस समय उस जगह पर वो लोग मेरा इस ताबीज को खरीदने के लिए मुझे एक प्लेनेट भी गिफ्ट देकर खरीदता था, लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों को ये नहीं दिया। अगर 100 या 1000 स्पोर्ट्स कार को भी इस ताबीज के सामने ले आया जाए तो इसका एक भाग भी नहीं खरीद सकता है। इन फ्यूचर झांग ली जुआन खतरे में पड़ सकती है, तो इसलिए मैं उसे ताबीज दी जो कि पैसों से खरीदा नहीं जा सकते, इसलिए मैंने कहा था। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि नॉर्मल पीपल इसकी महानता को नहीं जान पाएगा। और इधर वो लोग उस पेपर को देखकर बहुत ज्यादा जियाफन की मजाक उड़ाने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा हंसने लगता है। तो तभी झाओ कहते कि हे ली जियाफन, तुमने इस गिफ्ट को ली जुआन के दिया है, क्या तुम सीरियस हो? और लियोपा ये कहते कि ओह मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम शायद इसे एक ट्रस्टबिन से ले आए हो। और एक बंदा ली जियाफन की तरफ देखकर कहते कि हे ली जियाफन, तुम बहुत ही शेमलेस हो, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है हमारे दोस्त के लिए एक गिफ्ट करने के लिए। तो तभी उन लोगों के बीच में ली जुआन चली आती है। ली
जुआन आके कहती कि हे लियोपा, वो ताबीज मुझे वापस कर दो, ये गिफ्ट ली जियाफन ने मुझे दिया है, तुम लोग इस पर क्यों हंस रहे हो। सोचती है कि जियाफन आते ये ताबीज एकदम डायरेक्टली मेरी बैग में भर दी थी और मैं इसे संभाल कर रखी भी थी। शायद लियोपा ने मेरी बैग की तलाशी ली और उसे ये मिल गया जियाफन को अपमान करने के लिए, और फिर वो जियाफन को कहती है कि थैंक यू जियाफन। वापस लियोपा आती है, उसके हाथ से वो छीन लेता है और कहता है कि क्लास में देखो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और फिर जियाफन के सामने आकर कहते कि हे जियाफन, तुम दिन ब दिन बहुत ज्यादा साहसी हो रहे हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा क्लासमेट को ऐसे टॉयलेट पेपर देने की, अगर तुम इसके खाने के टिकट के लिए इस्तेमाल करते हो तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही भूख लगा है तो तुम बता दो, ये ओल्ड मास्टर अपना बचा हुआ खाना तुम्हें दे देगा। और तेरा इतना हिम्मत की तू यहाँ पर सिर्फ एक कागज लेकर आया है और इस कागज में जो लेटर है वो भी बकवास है, मैं तेरा चेहरे पर थूकता हूँ। और उस कागज को यानी कि उस ताबीज को नीचे फेंक देता है और फिर से कहते कि तुम मुझे पागल बना दोगे यानी कि बीमार कर दोगे। इधर डोंग सोचने लगते कि मैं जियाफन को 10,000 यूज दिया था लेकिन उन्होंने नहीं लिया और अभी उसे उसका एक क्लासमेट अपमान कर रहा है, उसने मेरा एडवाइस सुना भी नहीं है। मैंने सोचा कि वो हमारे क्लासमेट को एक अच्छा तोहफा यानी कि गिफ्ट देगा, लेकिन वो सिर्फ उसे एक ताबीज दिया। अगर मैं किसी को दोष देना चाहता हूँ तो वो मैं खुद को ही दोष दूंगा क्योंकि मैंने उसे यहाँ पर बुलाया है। और उसके बाद लियोपा को कहते कि हे लियोपा, अभी बहुत हो गया। और इधर जियाफन खड़ा होकर लियोपा के सामने आ जाता है और कहता है कि देख, तू मेरा क्लासमेट है और हम लोगों का ओल्ड रिलेशनशिप है, तो इसी वजह से मैं तुझे एक चांस देता हूँ कि तू उस ताबीज को चाट कर साफ कर दे और उसके बाद मुझसे माफी मांग, तो फिर मैं तुझे जान बख्श सकता हूँ। और उसके बाद जियाफन मन ही मन सोचता है कि आज झांगली जुआन की बर्थडे पार्टी है और ये एक सेलिब्रेशन डे है, तो यहाँ पर मैं खून खराबा नहीं करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं उसका जान बख्श रहा हूँ। और ये सुनते लियोपा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगती है कि क्या तेरे इतना हिम्मत कि तू मुझे कह रहा है कि मैं तुझसे माफी मांगू, क्या तू पागल है। और तभी जियाफन उसके हाथ को पकड़ कर वही पर उसके हाथ को तोड़ देता है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जियाफन उसके बाल को पकड़ कर कहता है कि तेरा इतना हिम्मत कि तू मेरा तब इसका इंसल्ट कर रहा है, इतना हिम्मत कि तू मेरा मजाक भी उड़ा रहा है, और उसे जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है। और फिर कहते हैं कि जल्दी से चाट कर इस ताबीज को मेरे लिए साफ कर दे। और इधर लियोपा रोने लगते और कहने लगते कि हाँ मैं इसे करता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे थप्पड़ मारना बंद कर दो। और फिर वो उसे चाट कर साफ करने लगता है और तभी जियाफन इधर अपने हाथ में थोड़ा एनर्जी का क्रिएट करता है। और फिर जियाफन कहते हैं कि अभी मैं इस ताबीज को कैसे मेरे क्लासमेट को गिफ्ट देने के लिए इस्तेमाल करूँ, तुम अभी ये मेरे लिए खा जाओ। और वो कागज यानी कि वो ताबीज धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। फिर जियाफन उसके सर पे अपना पैर रख कर कहते कि तू नहीं जानता है कि मेरा ट्रू आइडेंटिटी, मेरा जूनियर हाई स्कूल में तूने मेरा निकनेम लिया था बेगर, किंग ऑफ बेगर। शायद तुम्हें ये बिलीव नहीं हो रहा है कि ये भिखारी राजा अपने पैरों तले तुम्हें एक दिन कुचलेगा, राइट। तो मुझे अपमान किया ठीक है, लेकिन जब तूने मेरा पापा को अपमान किया और बोला कि वो एक हरामखोर है, तब मैं एक बेटा होकर ये खड़ा होकर वहां से कैसे देख सकता हूँ। तुझे क्या लगता है कि तू कौन है कि तेरा इतना हिम्मत कि तू मेरे सामने मुझे अपमान करने के लिए अपना मुंह खोलता है। और इधर लियोपा को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा होता है, तो लियोपा जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि प्लीज मार से मुझे माफ कर दो जियाफन, प्लीज मैं दोबारा से नहीं करूंगा। उधर सारे के सारे लोग ली जियाफन का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा साइलेंट हो जाता है। और इधर डोंग मन ही मन सोच लगता है कि क्या ये वही वीक ली जियाफन है जिसे हम लोग जानते थे। तो उसके बाद जियाफन वहां से घूमकर झाओ की तरफ बढ़ने लगता है और झाओ से देखकर झाओ पीछे भागने लगता है। तो तभी झाओ बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहते जियाफन तुम क्या चाहते हो। और तभी जियाफन के बाहर से एक जियाफन का बहुत ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकल जाता है और ये देखकर वो झाओ सोचने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं एक बड़ा सा बीस्ट का सामना कर रहा हूँ। और वो अपनी कदम जितना आगे बढ़ा रहा है और हवा के एक और मेरा चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तबाह हो जाएगा एक सेकंड में। इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये शायद मेरा कोई इल्यूशन है। ये भिखारी का राजा के पास इतना सारा पावर कैसे आ सकता है मुझे डिफेंड करने के लिए। उसके बाद वो जियाफन को कहते कि हे ली जियाफन, देख मैं तुझे वार्निंग दे देता हूँ, तू नहीं जानता है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तू ये भी नहीं जानता है तू किसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। और इधर जियाफन सोचने लगती है कि हालांकि ये झाओ जियान इस युद्ध में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मान लोग ये बात नहीं जानते कि उसके पीठ पीछे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, स्पेशली उस चीज के बारे में। ऐसा भी खतरनाक चीज इस दुनिया पर एग्जिस्ट करता है। और फिर वो जियाफन को कहते कि देखो अभी भी मुझे लगता है कि तुम्हारे पास समय है कि तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। और ये सुनते जियाफन उसे एक जोर का थप्पड़ मार देता है और थप्पड़ खाते वो कहते कि तेरा इतना हिम्मत कि तू मुझे थप्पड़ मार रहा है। और फिर वो मनी मन सोचने लगते कि व्हाट द हेक, मैं सीक्रेटली एक एक्सपर्ट को मेरा मास्टर माना है और मेरे पास इतना शक्ति तो है कि मैं ऐसी चीज को ब्लॉक कर सकता हूँ, लेकिन जियाफन को एक सिंपल से थप्पड़ को मैं क्यों ब्लॉक नहीं कर पाया, व्हाट द हेक। और फिर जियाफन उसे और एक थप्पड़ मारकर कहते हैं कि तू अभी तू क्या करेगा। और ये देखकर बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा शौक रहे थे कि झाओ जियाफन की एक थप्पड़ को ब्लॉक नहीं कर पाया। और इधर झाओ जिया मनी मन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और ये सोचते हैं कि ली जियाफन, तेरा इतना हिम्मत कि तू मेरा लड़की के सामने यानी कि झांगली जुआन के सामने मेरा इतने सुंदर से हैंडसम चेहरे पर मारने की हिम्मत की। और फिर वो गुस्सा होकर जियाफन को मारने के लिए तेजी से बढ़ता है, लेकिन जियाफन उसे
एक झटके में पकड़ लेता है और कहते हैं कि जाओ तियानतु, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। और फिर उसे एक जोर का धक्का मारता है और वो सीधा जाके वॉल पर टक्कर खा जाता है। फिर जेफन उसकी करीब जाकर बताता है कि तू नहीं जानता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ और तू ये भी नहीं जानता है कि तू कौन सा आदमी के साथ फेसिंग कर रहा है। ये सुनकर वो फिर भी हंसने लगता है और कहता है कि ली जेफन, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तू हमारे क्लासमेट से प्यार करता है ना? लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि हम दोनों का एंडिंग उसके साथ अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि वो जल्दी दूसरे की नजर में गिर जाती है। यही सच है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता है। ली जेफन, तू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये मैं मानता हूँ, लेकिन तू मेरे मास्टर के सामने यानी कि टीचर के सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर जेफन सोचने लगते कि क्या मेरा पिछले जीवन में मेरे क्लासमेट और मेरे लाइफ के बीच में इस झाओ जियानतुओ की कोई कनेक्शन है? अगर ऐसा बात है तो मैं अपने क्लासमेट को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मदद करूंगा और उसका पहला एहसान मैं ऐसी तरह से चुकाऊंगा। लेकिन मुझे पहले इस झाओ जियानतुओ से एडवांटेज लेना होगा। और फिर उस झाओ तीर से बहुत ज्यादा लात मारता है, मात करके वहाँ से चले जाने लगता है और फिर कहता है कि देख झाओ जियानतुओ, मुझे कोई भी परवाह नहीं है कि तुझे कोई मदद कर रहा है, बेहतर होगा कि तू अभी भी उन लोगों को बुला ले। इवन वो लोग अगर रियल गॉड भी हो ना, फिर भी मैं उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। झाओ जियान हंस कर कहते कि हे ली जेफन, इतनी जल्दी खुश होने का कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी तेरे पास मुश्किलें आने वाला है और उस समय तू बहुत ही ज्यादा भयानक मौत मरेगा। और ये उन लोगों के साथ होता है जो लोग मेरे खिलाफ लड़ता है। लेकिन इस सोसाइटी में पैसा ही पावर है। हाँ, तुम स्ट्रॉन्ग हो सकते हो लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्या तुम रिच आदमी के खिलाफ लड़ सकते हो यानी कि जीत सकते हो? अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो यहाँ पर 8 लाख या 9 लाख यूज की दे जो मत से यहाँ पर आया हो और तू यहाँ पर एक टैक्सी से आया है। तो मेरे खिलाफ जीतने का क्या मतलब है? तू तो बेचारा एक गरीब है, लड़की को तो सिर्फ पैसा चाहिए। मैं झाओ जियान, मेरे पास पैसे के अलावा और कुछ भी चीज बड़ा नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तभी जेफन कहती कि तेरा संपत्ति यानी कि तेरा प्रॉपर्टी मेंशन करने लायक नहीं है और तेरा एक कचरा वाला कार मेरा स्पोर्ट्स कार के सामने कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद जेफन मन ही मन सोच लगती कि झाओ जियानतुओ ये पैसों के लालची है। और जियाओडोंग ने मुझे ये बताया था कि उसके पास बहुत सारे फैक्ट्रियाज है, लेकिन ओरिजिनली ये सब नॉर्मल फैक्ट्रियां हैं, मुझ जैसे मास्टर के लिए नोटिस करने का लायक नहीं है। तो ये सुनते वो झाओ कहते कि स्पोर्ट्स कार, ओ अच्छा, तो ये कहाँ है? क्या तुम हम लोगों के लिए ये बाहर ला सकते हो? तो ली जेफन की स्पोर्ट्स की बात मतलब स्पोर्ट्स कार की बात सुनते बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है और कहने लगता है कि स्पोर्ट्स कार, झूठ बोलना बंद करो, मैंने देखा कि ली जेफन एक टैक्सी करके यहाँ पर आया है। तो तभी जेफन झांगली जुआन से पूछता है कि क्लासमेट, क्या मैं अगर आपको घर ले जाऊँ तो क्या आप बुरा मानेंगे? तभी झांगली जुआन कहती कि ऑफकोर्स क्यों नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे पैदल चलना बहुत ज्यादा पसंद है। चलो ली जेफन, हम लोग पैदल चल के हमारे घर तक चलते हैं। तो ये सुनते जेफन सोचता है कि इस होटल से उसका घर लगभग 10 किलोमीटर है और मुझे वो कह रही कि उसे चलना पसंद है, ये फेक है क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है। जेफन उसे अभी भी ऐसा देखकर बहुत ज्यादा मन मन खुश होने लगती है कि वो अभी भी वैसा ही है, ठीक पहले जैसा था। तो उसके बाद जेफन उससे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन सचमुच मेरे पास एक कार है, तुम होटल के बाहर मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम्हें वहाँ से पिक करके तुमको ड्रॉप कर दूंगा तुम्हारे घर तक। तो उसके बाद वो लोग होटल के बाहर चले जाते हैं। तो वो सभी लोग होटल से बाहर चले आते हैं। बाहर आते वो लोग कहने लगते हैं, डैम, क्या उसके पास सचमुच कोई कार है? तो वो पर लियोपा भी कहते हैं कि इस कमीने ली जेफन के पास गंदगी का ढेर है, उसके पास एक कार कैसे हो सकता है? वो सिर्फ बड़े बड़े बातें कर सकता है। लेट्स हम भी देखते हैं कि वो लग्जरियस कार कहाँ से लाता है। और इधर झांगली जुआन मन मन सोच लेती कि मैं जेफन को बिलीव करती हूँ, मैं जानती हूँ कि वो इस तरह के पर्सन नहीं है कि वो झूठ बोलेगी अपनी जिंदगी को लेकर। और इधर टोंग भी सोचता है कि मैं ली जेफन के चाइल्डहुड का दोस्त हूँ और मैं उसकी फैमिली बैकग्राउंड को एकदम क्लियरली जानता हूँ। हालांकि उन लोगों की फैमिली की लाइफस्टाइल इन 2 सालों में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन वो $1 मिलियन वाला एक स्पोर्ट्स कार नहीं खरीद सकता है। ली जेफन इतनी बड़े बात कैसे कर सकता है? अभी इस सिचुएशन को कैसे हम लोग संभालेंगे? तो उस समय कुछ समय बीत जाता है तो जंग अपने मोबाइल पर टाइम दिखता है। टाइम दिखने के साथ कहता है कि अभी बहुत समय हो गया है लेकिन ली जेफन अभी तक वापस नहीं आया। मैं तुम्हें कहा ना कि ये एक बच्चा एक गरीब आदमी है। तो उसके बाद सुनकर लियोपा भी कहती, यो मास्टर झाओ, आप सही कह रहे, आई गेस वो कहीं पर छुप गया है। और एक लड़का होता है उन लोगों के साथ, वो लड़के भी कहते कि उनके जैसे एक गरीब लड़का एक साइकिल भी नहीं चला सकता है, तो वो एक स्पोर्ट्स कार्स कैसे ड्राइव कर सकता है? और उसके बाद जुआन से कहते कि देखो तुम मेरे बात ध्यान से सुनो, वो ली जेफन एक गधा है और वो जल्दी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाएगा। तो तभी और एक लड़की भी उसे समझाती है कि देखो क्लासमेट, तुम बहुत ही ज्यादा वॉली हो, तुम्हें भुलाना बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं जल्दी योंग मास्टर झाओ के साथ चले जाती। तो उसके बाद झांग कहती कि ली जुआन देखो, मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, अगर तुम ली जेफन के लिए इंतजार करते रहोगे तो कल बीत जाएगा और फिर हम लोग नहीं आएंगे तुम्हें पिक करने के लिए। तभी ब्रूम ब्रूम करता हुआ एक सुपर कार का आवाज आता है और इस कार को देखते ही एक पल के लिए सभी लोगों का होश उड़ जाता है। तभी वो कार सीधा ड्रिफ्ट मारता हुआ झाओ के सामने आकर रुक जाता है और तभी पुलिस वहां पर ली जेफन को देखती है।
तभी जियाफन उस कार के अंदर से कहते कि हे क्लासमेट जल्दी से करके अंदर बैठ जाओ। ये देखते सभी लोगों का आगे फटी की फटी रह जाती है और एक व्यक्ति सोच लगती कि क्या मैं गलत देख रही हूँ, ये तो एक फेरारी की लोगो है। और ये देखकर योंग मास्टर झाओ भी कहता है कि वेट अ मिनट, ये तो एक फेरारी प्रोविनो है, इसका कीमत 2 करोड़ है और ये एक लिमिटेड एडिशन सुपर कार है। तो झाओ का बात सुनते और एक बच्चों कहते हैं कि योंग मास्टर झाओ क्या आप मजाक कर रहे हैं, 2 मिलियन वो भी लिमिटेड एडिशन। ली जियाफन की तरह एक लड़का ऐसी कार कैसे खरीद सकता है। बाद ली जुआन कार पर बैठ जाती है और वो लोग कार पर बैठकर चले जाने लगती है। तो उसके बाद ली जुआन जियाफन को थैंक यू कहती है और कहती कि ऐसी सुपर कार में मैं पहली बार बैठ रही हूँ। और इधर झाओ मन सोच लगती कि डैम ली जियाफन ने फिर से मुझे अपमान किया है अपनी स्टैंड की मदद से, और उस फेरारी के सामने अगर मेरा रेंज रोवर का कंपेयर किया जाए तो ये उसके सामने एक कचरा है। ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है और वो अपनी रेंज रोवर के ऊपर लात मारता है और फिर कार पे बैठकर मन ही मन सोचने लगती कि आज मेरा चेहरा बर्बाद हो गया पूरी तरह से। अगर मैं इस ली जियाफन को मार नहीं सकता हूँ तो तब तक मैं इस शर्म को क्लीन नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो किसी को फोन लगाता है और फोन करते करते उन लोगों का पीछा करता है और फिर वो कहने लगते कि ली जियाफन आज रात मैं पूरा फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हमें रात का सीन को दिखाई जाता है। उसके बाद जियाफन ली जुआन से कहते हैं कि क्लासमेट मुझे अभी भी याद है कि आपने उस साल मेरा ट्यूशन फी भरने के लिए मुझे 1000 रिवॉर्ड्स दिए थे, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं इस जगह पर हूँ तुम्हें इस वर्ल्ड में कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा तुम्हारा पीसफुल जीवन यापन के लिए। ये सुनकर ली जुआन कहती है कि ए ली जियाफन जब मैं ये सारी बातें सुनती हूँ तो ये सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा सेफ और हैप्पी महसूस होती है। जियाफन ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिजनेस अभी बहुत ही ज्यादा अच्छे चल रही है, नहीं तो तुम एक लग्जरियस कार नहीं खरीद पाते हैं। तो आफ्टर ग्रेजुएट के बाद तुम अभी क्या काम करते हो। तभी जियाफन कहती है कि एक्चुअली मैं चुजू में स्कूल में पढ़ाता हूँ और इस कार के बारे में तो ये कार मेरा एक दोस्त ने मुझे उधार दिया है। जियाफन मन ही मन सोच लगती कि ये कार सिर्फ टेम्पोररी है और ये कार शो जूलियन का है। तो ये सुनकर ली जुआन भी सोच लगती कि हाँ ये सही है, जियाफन एक सिर्फ टीचर है, वो ऐसे एक लग्जरियस कार कैसे खरीद सकता है, मे बी उसके फ्रेंड ने उसे उधार दिया है। फिर जियाफन से कहती है कि देखो जियाफन मैं तुम्हें वार्निंग दे देती हूँ कि तुम झाओ जियान 2 से थोड़ा सा केयरफुल रहना। देखो झाओ जियान 2 को इतना सिंपल मत सोचना क्योंकि उसके पास ना केवल सिर्फ पैसा है बल्कि उसके पीछे बड़ा बैकग्राउंड पर सपोर्ट है। नॉर्मल लोग उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। ताकि मैं जानते हो कि तुम फाइटिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो लेकिन तुम नहीं जानते हो कि उसके पीछे जो आदमी है वो ह्यूमन नहीं है, वो एक गॉड है। तुम उन लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकती हो। मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने पापा को लेकर इस योनचोन को छोड़कर चले जाओ और यहाँ पर कभी भी वापस मत आना। जियाफन मन सोचता है कि मेरे पिछले जीवन में झांग ली जुआन के गायब होने के पीछे ये झाओ जियान का हाथ था। बहुत सीन शिफ्ट होता है, जियाफन को एक एक्सट्रीम इनक्यूवी महसूस होता है तो वो ली जुआन की तरफ देखकर सोचने लगता है कि क्लासमेट की बॉडी से एक्सट्रीम इनक्यूवी फ्लो कर रहा है। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा वीक है और पूरी तरह से प्योर भी नहीं है, लेकिन ये एक्सट्रीमली इनक्यूवी इस मोटर वर्ल्ड में है, ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंगली है। ये एक डिफरेंट टाइप का पावर है जो कि नेदर वर्ल्ड से आया है, यानी कि पाताल लोक से आया है। ये ताइजुआन ट्रू एसेंस की ऑपोजिट है जिसे मैंने कल्टीवेट किया है। लेकिन क्लासमेट के शरीर के अंदर जो यिन की वही है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली वीक है। अगर ये यिन बॉडी पर बढ़ना चाहता है तो वो उसको बहुत ज्यादा बड़ा रास्ता तय करना पड़ेगा और उसके अलावा इस मॉडल वर्ल्ड पर रहकर ये कंप्लीट करना आसान नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है। सिर्फ इमोर्टल वर्ल्ड में जाके ये किया जा सकता है। अगर ऐसा बात है तो झांग ली जुआन और मेरा फ्यूचर सेम ही है, हम दोनों को इमोर्टल वन पर जाना चाहिए और ये हमारा अर्थ सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन अभी भी मुझे इस मॉडल वर्ल्ड में मेरी क्लासमेट को बचाने की जरूरत है। तभी ली जुआन जियाफन की तरफ देखकर कहती कि हे जियाफन तुम किसके बारे में सोच रहे हो, क्या तुम्हें इस रोड पर कुछ फील हो रहा है? ऐसा लगता है कि इस रोड पर कुछ न कुछ गड़बड़ी तो हो रही है। तो जियाफन भी कहते हैं कि हाँ। जियाफन मनी मन सोच लगते कि मैं ताइजुआन हेवन वेनरेबल हूँ तो मुझे इसका देखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हर तरफ से खतरा का आने वाला मुझे समझ मतलब वो सब फील हो जाता है। ये सिचुएशन ऐसा ही है, ठीक वैसा है जैसे कि एक जाल की तरफ हम लोग धीरे धीरे एक खतरनाक जगह की तरफ बढ़ रहे हैं। तब उन लोगों को किसी तरीके से एक ट्रैप पर फंसाया जा रहा है। तभी ली जुआन कहती कि हे जियाफन देखो हम लोग अभी जिस जगह से गुजरे फिर से वही जगह पर आ गए हैं, सीनरी ठीक वैसा की वैसा ही है। जियाफन कहते कि ये एक इल्यूशन है और मनी मन सोचने लगते कि हम इसे इल्यूशन कह रहे हैं लेकिन सच में हमारा सामना एक अशुद्ध चीज से हो रहा है। वो मानव स्वभाव को मोहित करता है, इंसानों की आत्माओं को वो लोग चूस रहे हैं, लोगों को आदेश देकर कठपुतली में बदल दे रहा है। हमें एल्डर्स लोग यानी कि बुजुर्ग लोग ये कहानी सुनाते थे कि पहाड़ों पर लोग चलते थे, जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं उन लोगों के सामने अचानक से उबड़ खबर रास्ते से एकदम बड़ा सा रास्ता बन जाता है और वो लोग चलते रहते हैं और अचानक से वो आदमी पत्थर पर टक्कर खा के नीचे गिरने ही वाला होता है लेकिन किनारों पे आके वो बच जाता है बाल बाल। लेकिन कुछ लोग उस चट्टान पर धक्का खा के उन लोगों को होश में आ जाता है और वो लोग बल बच जाते हैं और फिर बाद में वो लोग पैन पे पेशाब करके फिर घर वापस आ सकता है। लेकिन कुछ लोग इतना लाके नहीं होता है, वो लोग सीधा चलते
चलते रहता है और सीधा उस माउंटेन से नीचे गिर जाता है और इतना भयानक मौत मरता है कि वो लोगों को पहचाने नहीं जाता है। और भी रोमांचक कहानियां हैं। जब मैं छोटा था तब लोग ग्राम के मतलब एल्डर्स लोग मुझे सुनाते थे ये कहानी। उस समय उस गांव में एक पर्सन था जो इस कहानियों को विश्वास नहीं करता था, लेकिन लौटते समय ना जाने कि वो गांव के पश्चिम में एक छोटा सा फॉरेस्ट था, वहां पर वो चले गया। उसी जंगल में एक कब्र का पहाड़ था। तुरंत उस कब्र पर आगे पीछे चलने लगा। इन द एंड ना जाने क्यों वो अपना सर उस कब्र पर पटक दिया और उसका ब्रेन भी बाहर निकल गया, वो वहीं पर मर गया। और ये बहुत ही ज्यादा अजीब है कि पुलिस भी इसके इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया और फाइनली वो लोग इसके बारे में भूल गया। तो तभी इधर लिज़वन कहती कि हे जियोफन, कोई मैटर नहीं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए, तुम्हें कार ड्राइव करना चाहिए, अंडरस्टैंड। तभी जियोफन कहते कि देखो क्लासमेट, आप प्रॉब्लम पर है तो मैं इसे कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ, आप निश्चिंत रहिए, जब तक मैं हूँ आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन लिज़वन फिर भी कहती कि देखो तुम उन लोगों के साथ कैसे डील कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, थाउजेंड को तुम डिफेक्ट नहीं कर सकते हो, इतना बड़े बड़े बातें करना बंद करो, तुम उन लोगों के ओपोनेंट नहीं हो, जस्ट भागो या सर छुप जाओ। और तभी अचानक से वहां पर खून की बारिश होने लगता है और तभी अचानक से जियोफन की कार के सामने कोई आ जाता है और जियोफन जोर का ब्रेक लगाता है। पे कोट पहने वाला आदमी को देखते हैं हाथ में छाता लेकर, जो कि खून की बारिश में खड़ा हुआ है। तो जियोफन कार से उतर कर सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि यही आदमी वो जो घटना हम लोग देखे उस चीज का सोर्स है। देखो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका ट्रांसलेशन बहुत ही ज्यादा बेकार है, यानी कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझा रहा हूँ ये सब। आई होप मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। तो खैर एपिसोड की तरफ आगे बढ़ता है। तो तभी लिज़वन कहते हैं कि इंग फिंग इसका उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तुम इसे जाने दो। तो तभी इंग फिंग कहते हैं कि मैं उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता है। देखो झांग लिज़वन, तुम अपना पोजीशन जानते हो तो इसीलिए तुम मुझे फॉलो करो। अगर एक बार मास्टर का पेशेंस लूज हो जाता है तो तुम जानते हो उसका पोजीशन, राइट। सुनते लिज़वन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और तभी वो अचानक से अपनी एनर्जी यानी कि अपनी ताकत की मदद से हवा में उड़ने लगता है और उसका हाथ का नाखून भी बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा हो जाता है और इस इंग फिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जियोफन ये देखकर सोचता है कि अगर झांग लिज़वन के पास एक्सट्रीमली यंग हुई है तो वो अलग लोगों से जरूर डिफाइंड है। उसका स्ट्रेन नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट से बहुत ज्यादा गुना मतलब अच्छा है, वो जल्दी ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच गया है। उसकी शक्ति झाओ जियान 2 से काफी ज्यादा है। लेकिन अगर हम लोग इंग फिंग के साथ उसकी कंपेयर करें तो झांग लिज़वन उसकी कंपेयर में बहुत ही ज्यादा वीक है। और इधर इंग फिंग कहते हैं कि तू नहीं जानता है कि तू किसके साथ डीलिंग कर रहा है। जियोफन जाके लिज़वन को पकड़ लेता है और सोचने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा क्लोज था, अगर क्लासमेट ने उसको पीछे से पकड़ लेती तो बहुत ज्यादा उससे घायल हो जाते, मतलब उसे बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी। और ये इंग फिंग बहुत ही ज्यादा निर्दयी है, वो वुमेन को भी नहीं देखते हैं। इसके बाद जियोफन लिज़वन को नीचे उतार देते हैं। इसके बाद उसे वो अम्ब्रेला देकर कहता है कि क्लासमेट तुम जस्ट यहीं पर रुक जाओ, कोई भी स्टूपिड मत गिरी, कुछ भी मत करना यहाँ पर, मैं इस मैटर को हैंडल करता हूँ। क्योंकि जियोफन जब जाने लगते थे तभी लिज़वन पीछे से कहते कि ए जियोफन तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ से भाग जाओ, इस जगह पर मौत की तलाश करने के लिए क्यों जा रहे हो, तुम उसके ओपोनेंट नहीं हो सकते हो। और तभी उसके शरीर के अंदर थोड़ा सा पेल होने लगती है और उसके बाद वो सोचने लगती है कि इयान फिंग की ब्लैक डांस रिबिन टेक्निक एकदम पीक लेवल तक पहुंच गया है, क्या वो पहले से ही ग्रैंड मास्टर है, अदरवाइज मैं मतलब बिना इंजरी हुए उसके अटैक को रोक ही नहीं पाया। हालांकि जियोफन झाओ जियान 2 को बीट कर सकते हैं और झाओ जियान 2 वो इनर स्टेज के लेवल तक पहुंच गया है। इवन मैं भी उस झाओ जियान 2 को इजीली हरा सकती हूँ, लेकिन जियोफन इधर जा रही है अपनी मौत की तलाश करने के लिए। वो जियोफन को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करती है और फिर जियोफन को देखकर सोचने लगती है कि मुझे पता नहीं कि इन उन सालों में जियोफन के साथ क्या हुई है, लेकिन मेरे दिल में वो अभी भी एक ऐसा लड़का है जिसे मदद की जरूरत है। वो एक सॉफ्ट और जेंटल पर्सन है, हमेशा उसे एक बड़े बहन के खातिर उसे मदद करती हूँ, मतलब उसे प्रोटेक्ट करती हूँ। मैं यहाँ पर खड़े रहकर जियोफन की मौत नहीं देख सकती हूँ। तो उसके बाद वो इंग फिंग को कहती है कि हे इंग फिंग तुम बस उसे जाने दो, मैं तुम्हें फॉलो करने के लिए राजी हो रहा है। तो इंग फिंग कहता है कि झांग लिज़वन तुम्हारे पास मुझे समझाने के लिए कोई भी ताकत नहीं है, आज ये छोटा सा बच्चा मरने वाला है। और वो मन सोच लगते है कि झांग जियान 2 मुझे यहाँ पर पर्सनली बुलाया और स्पेशली वो मुझे कहा है कि इस लिटिल ब्रेड को, ये छोटे से बच्चे को मारने के लिए। फिर वो मन फिर से सोचता है कि ये लिज़वन झाओ जियान 2 को डिफेंड कर सकता है, तो इसका मतलब है उसके पास कुछ ना कुछ तो एबिलिटी है, लेकिन इतना ही है उसके पास, उसका शक्ति झांग लिज़वन से इतना ज्यादा नहीं है और मुझे सिर्फ एक मुक्का यानी कि एक पंच की जरूरत है झांग लिज़वन को हवा में पटाऊंगा, मतलब भेजने के लिए, और ये बच्चा तो मेरे सामने एक चींटी है। और फिर वो जियोफन को देख कर कहते कि ए तू तो एक मेरे सामने तुच्छ चींटी है, इससे बेहतर है कि तू मेरे सामने घुटने के बल बैठ जा और मुझसे भीख मांग, शायद ये हो सकता है कि ये वर्ल्ड मास्टर तेरा जान बख्श दे। तभी जियोफन भी कहते कि ए देख मैं भी तुझे यही बात बताने वाला हूँ कि तू घुटने के बल बैठ जा और मेरे क्लासमेट के सामने माफी मांग, अदरवाइज नहीं तो तुझे इतना मौत दूंगा, मतलब ऐसा मौत दूंगा जो मौत से भी बहुत ही ज्यादा दुख भरी होगा। तो ये सुनते वो फिंग कहती कि ओ अच्छा तो तुम अच्छे बात करते हो। बाहर के
दुनिया के मार्शल आर्ट के लोगों ऐसे ही एरोगेंट है। सिर्फ वो अपनी ब्लड ड्रेन की ताकत को इस्तेमाल करने लगता है। फिर कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तेरे पास ये चेहरा कब तक रहता है, और उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर वो रक्त बबंदर हथेली को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये देखकर जियोफन सोचते हैं कि इंटरेस्टिंग, ये एक ग्रैंड मास्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस आर्ट में ग्रैंड मास्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। और तभी जियोफन भी अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और उन दोनों का एनर्जी एक दूसरे एनर्जी के साथ टक्कर खा जाता है। ये देखकर वो यिंग फेंग हंसने लगता है, कहते हैं कि ये छोटा बच्चा एक ग्रैंड मास्टर के खिलाफ मतलब लड़ाई करने की हिम्मत कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये बच्चा और जीना नहीं चाहता है। ली जुआन बहुत ही ज्यादा अफसोस करने लगती है और मोने मन सोच लेती है कि अभी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। जियोफन इधर अपनी शक्ति की मदद से उसकी पूरी एनर्जी को उसकी पूरी ताकत को ब्लॉक कर देता है। तो ये देखकर वो फैंग सोचने लगती है कि इम्पॉसिबल, मैंने अपने स्टैंड के 50% मूव को यहीं पर इस्तेमाल कर दिया, लेकिन वो आसानी से इसे ब्लॉक कर लिया। और इधर ली जुआन ये देखकर सोचने लगती है कि इम्पॉसिबल, जियोफन इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। इधर हमारा तो जियोफन भाई क्या ही बोलूं, वो एकदम खतरनाक है। तो वो जियोफन कहते हैं कि यिंग फेंग, मैंने सोचा कि एक ग्रैंड मास्टर का बहुत ज्यादा पावर है और मैं बहुत ज्यादा होप लेकर रहा, लेकिन तुम तो मेरे साथ मजाक करो, मैं तुम्हें ज्यादा ही कुछ सीरियस ले लिया। अभी ये सुनकर फेंग भी कहते कि हाँ मैं तुझे थोड़ा सा कम आका, लेकिन तू चाहता है आज मारने के लिए। और फिर वो एक और से फिर से उसका और एक एनर्जी को इस्तेमाल करता है और कहता है कि इसे ट्राई कर, मैं एक दुखद मौत देखना चाहता हूँ। और फिर वो एक बड़ा सा मॉन्स्टर को इस्तेमाल करते हैं और ये देखकर जियोफन फिर भी कहता है कि जस्ट ये एक तुच्छ मूव है। तो उसके बाद जियोफन अपनी हेवनली वास्ट फेरी आइज को रिलीज करता है और उसके हेवनली वास्ट फेरी आई जाकर उसे बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से दबोच लेता है और वहाँ पर एकदम बूम पाम हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है और ब्राइट भी हो जाता है। और इसी वजह से उन दोनों के बीच में से एक के बीच एक के ऊपर पत्थर गिर जाता है। इधर ली जियोफन को लगती है कि जियोफन हार गई है। जियोफन कह पुकारते हुए दौड़ने लगता है उसे बचाने के लिए, और वो वहाँ पर जाके पत्थर हटाने लगती है और कहने लगते हैं कि जियोफन क्या तुम ठीक हो जियोफन, और वो कहने लगते हैं कि अभी मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। और तभी पीछे से जियोफन खसता है और जियोफन कहता है कि हे क्लासमेट। और ये सुनते ली जुआन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और पीछे उनको देखते है कि जियोफन इधर। तो जियोफन कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, और जब पत्थर की तरफ ध्यान से देखते हैं तो ये फैंग होता है और वो मनी मन सोच लगती है कि ली जियोफन एक हिडन मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है, मैं इस फैंग को टच भी नहीं कर पा रही हूँ, और लेकिन जियोफन सिर्फ एक ही मूव से उसे हरा दी। अगर मैं अपनी आंखों से ये नहीं देखती तो मैं कभी भी नहीं ये बिलीव करती। और इधर जियोफन कहते हैं कि खून की बारिश और इल्यूशन गायब हो गया है। और इधर ली जुआन फिर से जियोफन की तरफ देखकर सोचने लगते हैं कि इवन यिंग फेंग भी जियोफन को हरा नहीं सकता है। वो पहले की तरह वही पर्सन नहीं रहा जो कि अपमान से, जो जिस लड़के को मैं पहले से जानता था। बाद जियोफन ली जुआन से कहते हैं कि क्लासमेट, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो। तो तभी ली जुआन भी कहती कि जियोफन देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिलीव नहीं है, लेकिन तुम सचमुच मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर दी हो। लेकिन ये यिंग फेंग अभी ग्रैंड मास्टर स्टेज पर है और उसका मास्टर ग्रैंड मास्टर है चेन जीकोंग। ग्रैंड मास्टर चेन हमेशा मुझे उसकी डिसेबल्स बनने के लिए फोर्स करती थी। वो चाहते हैं कि मैं उनकी टेक्निक को सीखूं, लेकिन जब मुझे उसकी हैवी एबिल की के बारे में पता चला तो मैं तुरंत ही रिफ्यूज कर दी, यानी कि मना कर दी। स्पेशली रिसेंटली ग्रैंड मास्टर चेन झाओ तियानजू को ऑर्डर दिया था मुझे वार्निंग देने के लिए। उन्होंने मुझे 3 दिन के टाइम दी है, अगर मैं उसकी ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ तो वो मुझे किडनैप कर लेगी। मे भी तुम नहीं जानते हो कि वो झाओ जियान, तो वो उसका डायरेक्ट डिसेबल्ड है, नहीं तो वो इतना एरोगेंट नहीं हो पाता। जियोफन, तुम उस ग्रैंड मास्टर चेन को अभी तक नहीं देखा हो, तो इसीलिए तुम उसके पावर के बारे में नहीं जानते हो। वो ग्रैंड मास्टर चेन कोई इंसान नहीं है, वो एक गॉड है, वो सर्वशक्तिमान गॉड है। मैंने सुना है कि वो कल्टिवेटर की एक सीज को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर सकता है जैसे कि वो एक चींटी को मार रहे हैं। उसकी शक्ति बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। और फिर से वो जियोफन को ये कहने लगती है कि जियोफन देखो, मेरे बात ध्यान से सुनो, तुम उस ग्रैंड मास्टर चेन को हरा नहीं सकते हो, तुम्हारे पास अभी भी इनफ टाइम है इस यूनिवर्स से भागने के लिए। वैसे आगे की कहानी और भी मजेदार है, तो ये देखने के लिए अब लोगों को नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। ये एपिसोड की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है।